हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी, या कहूँ मैं रिवीजन बहुत बेहतरीन आपका चल रहा होगा। तो उसी रिवीजन में आपकी हेल्प करने के लिए मैं लेके आया हूँ बच्चा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बॉम्ब शॉट। तो बॉम्ब शॉट वन आज हम इसका पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम हर चैप्टर को जो है दो बॉम्ब शॉट में डिवाइड कर रहे हैं। तो आज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बॉम्ब शॉट वन हम पढ़ेंगे। तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलो आओ शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपके मन में ख्याल आना चाहिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपकी बॉडी के अंदर ये बॉडी जो है इसके अंदर फ्लूइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों मिल रहे हैं, इसका काम क्या है भाई, सबसे पहला सवाल तो यही आना चाहिए। तो अब इस चैप्टर से पहले जरा लास्ट चैप्टर पे आप आओ। लास्ट चैप्टर जो है मतलब यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, वो है सर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वहां आपने एक चीज देखी थी भैया, हम क्या कर रहे थे, हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे बच्चा, एयर को अंदर ले रहे थे। एयर को लेके हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। अब सपोज करो तुमने जो है क्या करा, इनहेलेशन करा, तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर गई यानी कि लंग्स तक पहुंची, यानी एल्विलाइज में पहुंच गई। एल्विलाई में पहुंचने के बाद क्या होता है बच्चा, अब इस जो मैंने लिया है बच्चा, ये ऑक्सीजन को मुझे कहां तक पहुंचाना है, टिश्यूज तक पहुंचाना है। तो इसको कौन ट्रांसपोर्ट करके देगा, सर इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो इसी मीडियम में मदद करते हैं बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि ह्यूमन, मेरे अंदर क्या मिल रहा है बच्चा, मेरे अंदर ब्लड मिल रहा है। क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, और जब ये ऑक्सीजन को वहां सप्लाई कर देंगे, टिश्यूज ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा, तो फिर क्या होगा बच्चा, बदले में एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है, CO2, उसको भी रिलीज आउट करना है। तो उसको रिलीज आउट करने में कौन मदद करेगा, यही आपका ब्लड मदद करेगा। तो क्या आपको नीड समझ में आई कि हमें बॉडी फ्लूइड्स की जरूरत क्यों है और इनका क्यों हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। इसके अलावा बच्चा ऐसा तो नहीं सिर्फ यही आपकी गैसेस को ही ट्रांसपोर्ट करना है, नहीं बच्चा, इसके अलावा और भी काफी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह क्या करने हैं बच्चा, उनकी मूवमेंट करानी है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको किसकी जरूरत है, बॉडी फ्लूइड की और उसके सर्कुलेशन की जरूरत है, राइट। तो देखो यही यहां पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन था व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, हमें क्यों जरूरत है बॉडी फ्लूइड और उसके सर्कुलेशन की। तो बच्चा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। तो इसका आंसर क्या है भैया, हमें जो है सब्सटेंसेस की मूवमेंट करानी है, या तो सेल की तरफ करानी है या फिर सेल से निकालना है। अब सेल से मूवमेंट करा रहे हैं जो हम, तो सेल से बाहर हम निकाल रहे हैं, तो क्या चीज कर रहे हैं, हम रिमूव करते हैं किसको, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि बच्चा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और जब हमें सेल को कोई चीज देनी है तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं या फिर हम उसे क्या दे रहे हैं बच्चे, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया हमें क्यों जरूरत है भैया, मूवमेंट करा रहे हैं हम सब्सटेंसेस की, या तो सेल की तरफ या फिर सेल से किसी चीज को निकाल रहे हैं, या तो सेल के अंदर कुछ पहुंचाना है या सेल से किसी चीज को निकालना है। जो सेल से निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं, हार्मफुल या वेस्टफुल सब्सटेंसेस को वहां से रिमूव करवा रहे हैं, किसकी मदद से, आपके बॉडी फ्लूइड्स की मदद से। अब जरा आगे देखो, जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से आपको याद होगा मैंने जो है आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बताया था, तो हमने क्या करा था, उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जाने थे, ठीक है। तो हमने क्या करा था, हमने सारे फाइलम्स के में जाने थे। तो अब यहाँ भी हम सर्कुलेशन को जो है सारे फाइलम्स में देखने वाले हैं। जरा देखो, जब मैं बात करता हूँ बच्चा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की, किसकी बात करता हूँ, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। एक बात बताओ, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चा, वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स या सिंपल। आप कहोगे सर वो होते हैं आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लोअर इन्वर्टिब्रेट में आता है बच्चा आपके स्पंजेस, यानी कि फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। आपका आ गया हाइड्रा, हाइड्रा किस में आता है, आपके आता है हाइड्रा सीलेंट्रेटा में, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, दोनों जो है आपको फाइलम दिख रहे हैं, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा। यहाँ पर आपको जो है क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। कैसे होता है वाटर कैनाल सिस्टम, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉरीफेरा और स्पंजिस को लेके ये समझाया है। जरा देखो यहाँ से, ये मैंने किसके अंदर समझाया आपको, वाटर कैनाल सिस्टम स्पंजिस में। स्पंजिस किस में आते हैं, पॉरीफेरा में। देखो तो होता क्या, इनकी कुछ आपको बॉडी इस तरीके से देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है बच्चा माउथ, और जो आप ये बॉडी देखते हो ना, इस बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं कई सारे पोर्स। और बॉडी के अंदर क्या होगी, इनकी एक कैविटी, जिसको आप कहते हो बॉडी कैविटी। तो होता क्या है बच्चा, इनके ये क्या आपको वाटर में देखने को मिलते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो इनकी सराउंडिंग में क्या है, आपका वाटर प्रेजेंट है। तो अब जरा समझिएगा, अब इनकी सराउंडिंग में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और इनकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं आपको पोर्स।
तो होता क्या है, इसी वाटर के थ्रू क्या होता है बच्चा, ये वाटर जो है इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर बॉडी में एंटर करता है। और इसी वाटर में क्या मौजूद है बच्चा, इसी वाटर में इनका फूड मौजूद है, समझ रहे हो। इसी वाटर के थ्रू इनकी क्या होनी है, रेस्पिरेशन। तो होता क्या है, इनके थ्रू ये एंटर करते हैं किसमें, आपकी बॉडी के अंदर। तो बॉडी कैविटी में जैसे ही पहुंचते हैं तो सेल्स को जो है बच्चा फूड यहाँ से मिल जाता है, और जो भी वेस्टफुल मटेरियल होता है वो भी इसी कैविटी में मौजूद है। तो ये क्या होता है, तो वाटर के थ्रू जो है बच्चा, वे वाटर एंटर करा है तो वाटर निकलेगा भी। इसका वाटर निकलता है किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। तो माउथ के थ्रू जब वाटर निकलता है तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी उसी वाटर के थ्रू क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरीके से एक हमें जो है क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। जिसमें हमने एक चीज देखा, क्या देखा कि भैया जो फूड था या फिर कोई और भी चीज जिसकी जरूरत है तो वो किसके थ्रू एंटर करी, आपके इन बॉडी के अंदर जो पोर्स मौजूद है इनके थ्रू एंटर करती है, किसके अंदर, बॉडी कैविटी में। और बॉडी जो है फिर इन ऑर्गेनिज्म की बच्चा जो बॉडी है क्या करती है, जैसे ही इनकी बॉडी कैविटी में ये आती है सब्सटेंसेस, इनको क्या कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है। और जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट होती है वो इसी बॉडी कैविटी में डाल देती है। और जो वाटर एंटर करा था वो माउथ के थ्रू क्या होगा बच्चा, निकल जाएगा। इसको आप कहते हो वाटर कैनाल सिस्टम। ये इतना बेहतरीन सिस्टम है, ये हर चीज में आपकी मदद कर रहा है। किस किस में, देखो ये मैंने लिखा है ना यहाँ पर, सर्कुलेट करते हैं वाटर को कहाँ से कहाँ, देखो सराउंडिंग से कहाँ, अपने बॉडी कैविटी में। और इसकी मदद से क्या करते हैं, इसकी मदद से जो है बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, समझ रहे हो। और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चा, वो भी इसी के थ्रू जो है आपका काम हो रहा है, देख रहे हो। यानी कि किस किस तरीके से जो है आपकी बच्चा मदद कर रहा है। आप देख रहे हो, ये आपकी फीडिंग में मदद कर रहा है, ये रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, ये एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है ये सिस्टम। इवन बच्चा ये जो है रिप्रोडक्शन में भी आपका ये सिस्टम मदद करता है। तो आपको समझ में आ गया, ये लोग क्या करते हैं, जो बाहर सराउंडिंग में वाटर मौजूद है बच्चा, उसका क्या कराते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं। कहाँ से कहाँ, पहले अपनी बॉडी में लेके आते हैं, फिर बाद में उसको ही अपने माउथ के थ्रू निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है बच्चा, इनकी फीडिंग में यानी खाने में मदद कर रहा है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में करता है, एक्सक्रीशन में भी करता है। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो आओ देखो, अब हम आगे बात करते हैं। अब जरा देखो, जब हम हाइयर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, देखो एक होते हैं इनवर्टिब्रेट, एक होते हैं वर्टिब्रेट, ठीक है। अब जब मैं वर्टिब्रेट्स की बात करता हूँ, वर्टिब्रेट्स में भी हायर वर्टिब्रेट्स यानी कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम भी, ह्यूमंस भी इन्हीं के अंदर आते हैं। तो देखो, जब हम ह्यूमंस को देखते हैं तो बच्चा एक बात बता, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो है स्पेशल फ्लूइड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि होता है बच्चा ब्लड और आपका लिम्फ, जो कि होता है बच्चा ब्लड और आपका लिम्फ। तो आप देखते हो हाइयर वर्टिब्रेट्स जैसे कि जिसके अंदर ह्यूमन आते हैं बच्चा, तो हमारे अंदर स्पेशल फ्लूइड्स मिलते हैं इन काम के लिए, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, ब्लड और लिम्फ। और इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। बताओ क्या आपको समझ में आया लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हाइयर वर्टिब्रेट्स में फर्क। देख रहे हो, मतलब जितना जो है बच्चा क्या होता है आपका लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, उतना ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही प्रोसेसेस उसके अंदर बहुत आसानी से हो रही होंगी एज कंपेयर टू हाइयर वर्टिब्रेट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर जो है बच्चा आपको जो प्रोसेसेस हैं वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखो जरा आगे, अब हम बात करते हैं बच्चा ब्लड के बारे में। तो देखो, जो ब्लड है बच्चा वो आपका क्या है, ब्लड आता है बच्चा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है आपका, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बट ये एक्चुअली में एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है बच्चा, ये है ब्लड आपका एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, रीजन है बच्चा, जो फाइबर्स होते हैं इसके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, ब्लड में फाइबर्स नहीं मिलते। आप जानते हो कनेक्टिव टिश्यू का फीचर होता है फाइबर्स का मिलना, बट ब्लड के अंदर आपके फाइबर्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो आपका ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बट एक्चुअल में ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है। जब मैं ओरिजन की बात करता हूं बच्चा, तो ओरिजन में जो है ब्लड आपका कैसा है, मीजोडर्मल। आप सब जानते हो कि आपके अंदर 3 जर्म लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और जितने भी आप ऑर्गन देख रहे हो या सारी चीजें आपके शरीर में देख रहे हो, वो सारी की सारी जो है बच्चा किससे मिलके बनी है, इन्हीं इन्हीं 3 जर्म लेयर से ही उनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। दैट मीन्स ब्लड का जो फॉर्मेशन हुआ है बच्चा वो मीजोडर्म से हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजन। जब मैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात करूं कि भैया कितनी मात्रा में ब्लड मेरी बॉडी में मिलेगा, तो देख जरा ध्यान से, जब मैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात करता हूं तो बच्चा मेल के अंदर आपको ब्लड जो है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, 5 to 6 लीटर देखने को मिलता है, जबकि फीमेल में 4 to 5 लीटर आपको ब्लड देखने को मिलता है। तो क्या वॉल्यूम ऑफ ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या आपको लगी, नहीं, इजीली समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब आगे बढ़े, चला जा, अब आगे बढ़ते हैं। देख, जब मैं पीएच की बात करता हूं बच्चा, किसकी,
आपके यहाँ ब्लड में किसकी बात करता हूँ बच्चा, पीएच की। तो पीएच जो ब्लड की पीएच होती है बच्चा, वो आपको देखने को मिलती है 7.4। और 7.4 मतलब ये होती है बच्चा आपकी स्लाइटली एल्कलाइन यानी कि बेसिक। ठीक, आप जानते हो 7 न्यूट्रल होता है, 7 से जब ऊपर जाते हो तो बेसिक होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है। बट ये जो है पूरी तरीके से बेसिक नहीं, क्योंकि 7 से जस्ट ऊपर है 0.4, समझ रहे हो, 7.4, इसलिए हम कहते हैं ये कैसी है, स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने यार नीचे, रशियन में क्या लिख रहा है एक मिनट रुको, मैं इसे सही करता हूँ, देखो। अच्छा, इन्होंने ये लिख दिया, अरे यार रुको, ये एक्चुअली में लिख रहा है यहाँ पर हेमेटोलॉजी के बारे में। एक मिनट, इसको करते हैं डार्कन अप, रुकिए अभी मैं इसको सही कर देता हूँ, होल्ड ऑन। पहले तो इसको करते हैं इरेज, हटाओ यहाँ से इसको। ये यहाँ लिखा हुआ है बच्चा हेमेटोलॉजी, क्या होती है हेमेटोलॉजी, आओ देखो जरा। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी आपको जो है ये देखने को मिल सकती है टर्म, इसका मतलब होता है बच्चा स्टडी ऑफ ब्लड। तो जो आपकी ब्लड की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी, ब्लड को हम हीम कहते हैं ना, तो देख रहे हो, जो स्टडी होती है ब्लड की उसको हम कहते हैं बच्चा हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो ये भी आप याद रखोगे कि भैया स्टडी ऑफ ब्लड को हम कहते हैं क्या, आपका स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं बच्चा हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा, स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हेमेटोलॉजी। तो ये वाली बात भी आप याद रखोगे। राइट, अब हम आगे बढ़े, जरा देख, अब थोड़ा हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। तो एक बात समझ, जब मैं ब्लड की बात करता हूं बच्चा इसके कंपोजिशन की, तो ब्लड आपका दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है सॉलिड पार्ट, एक है लिक्विड पार्ट। तो जरा देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड को, देख कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो बच्चा एक है इसका लिक्विड वाला पार्ट जिसको आप कहते हो प्लाज्मा, और इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, जब मैं बात करता हूं बच्चा। और दूसरा पार्ट है इसका फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि है बच्चा इसका कैसा, सॉलिड पार्ट। जब मैं बात करता हूं बच्चा ब्लड, तो ब्लड जो है 100% है, तो उसमें से जो है 55% जो ब्लड का पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा यानी लिक्विड वाला पार्ट। 45% जो है बच्चा वो होता है सॉलिड वाला पार्ट, जिसको आप कहते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आप याद रखोगे प्लाज्मा जो है बच्चा वो 55% ऑफ ब्लड है, जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% ऑफ ब्लड है। मैं सबसे पहले प्लाज्मा की बात करता हूं। तो बच्चा ये जो 55% ऑफ ब्लड होता है जो कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो मोस्टली है बच्चा 90 से 92% जो प्लाज्मा का पार्ट है वो आपका कौन है, वो आपका वाटर देखने को मिलता है। और बाकी जो बचा कुछ आपका 8% आ जाता है, 8 to 10%, उसके अंदर आपको अदर सॉल्यूट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है बच्चा प्रोटीन्स, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में है 6 to 8%। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। जब मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड आपका दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है सॉलिड पार्ट, एक है लिक्विड पार्ट। जो बच्चा लिक्विड वाला पार्ट है जिसको आप प्लाज्मा कहते हो, मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो लगभग 55% ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, जब मैं 55% ऑफ ब्लड की बात कर रहा हूं तो बच्चा ये प्लाज्मा है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा आप देखते हो तो इसमें लगभग 90 से 92% आपको वाटर देखने को मिलता है, यानी कि प्लाज्मा में जो है वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अदर सॉल्यूट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्रोटीन्स मैक्सिमम होते हैं 6 to 8%। बाकी बचा कुछ बच्चा 1 to 2% के अंदर आपका कौन आ जाता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चा सॉलिड वाले पार्ट की ब्लड की, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में बच्चा आपको देखने को मिलती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जैसे कि बच्चा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को बच्चा ल्यूकोसाइट्स भी आप क्या कहते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको बच्चा सेल फ्रेगमेंट यानी सेल के कुछ टुकड़े भी देखने को मिलते हैं। और ये जो सेल फ्रेगमेंट की बात हो रही है ये होता है ब्लड प्लेटलेट। तो आज से पहले अगर आप सोचते थे कि बच्चा ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो एक सेल है, नहीं बच्चा, एक्चुअली में सेल के टुकड़े हैं। तो आप याद रखोगे। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। वैसे तो कोई आपसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं कि भैया ब्लड प्लेटलेट क्या सेल के टुकड़े हैं, सेल है। ठीक है, बट आप याद रख सकते हो सेल फ्रेगमेंट होते हैं, कौन, आपके ब्लड प्लेटलेट्स। बताओ क्या कंपोजिशन पूरा समझ में आ गया। अब इन्हीं को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, इस पूरे के पूरे कंपोजिशन को। बताओ क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, हाँ या ना, बेहतरीन तरीके से आ गया समझ में। अब जरा आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं बच्चा प्लाज्मा की। तो आपको पता है प्लाज्मा कैसा लिक्विड वाला पार्ट है, इसको मैट्रिक्स भी हम कहते हैं।
जब मैं इसके कलर की बात करता हूं तो स्ट्रॉ कलर का आपको ये देखने को मिलता है। ये कैसा फ्लूइड है? ये विस्कस फ्लूइड है। कैसा है? विस्कस है। ये कैसा फ्लूइड है बच्चा? एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक। और कितनी जो है बच्चा आपकी जो है, मैं बात करता हूँ अमाउंट, तो लगभग 55% ऑफ ब्लड जो होता है वो कौन होता है? आपका प्लाज्मा होता है। मैं ये भी जानता हूँ प्लाज्मा में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कौन प्रेजेंट होता है? वाटर। लगभग 90 से 92% जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो होता है बच्चा वाटर। फिर इसके बाद जो आता है मेजर पार्ट बच्चा वाटर के अलावा, वो होते हैं आपके बच्चा प्रोटीन्स। लगभग 6 to 8% प्लाज्मा का जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन्स। जब मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है, ग्लोब्यूलिन देखने को मिलता है, और बच्चा फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आपको जो है क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखोगे प्लाज्मा जो है बच्चा लिक्विड वाला पार्ट है, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्ट्रॉ कलर का होता है, एक विस्कस फ्लूइड है ये, और लगभग 55% ऑफ ब्लड होता है। जब मैं प्लाज्मा के कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो लगभग 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा बच्चा कुछ और सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन आ जाता है, मिनरल आ जाता है और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अदर सॉल्यूट्स में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है प्रोटीन देखने को मिलती है। लगभग 6 से लेकर 8% प्लाज्मा का जो पार्ट है वो क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी कौन से? एल्ब्यूमिन देखने को मिलता है, ग्लोब्यूलिन देखने को मिलता है, और फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आपको देखने को मिलता है। राइट, अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। देख, सबसे पहले आ जाता है बच्चा फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो बच्चे जो फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन होते हैं ये आपके वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब आपके कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है तो ब्लड आपका बहने लगता है, तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना हो जाए, तो उस समय क्या है? उस ब्लड का थक्का जमाना, उसको रोकना जरूरी है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसके अंदर फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का इस्तेमाल होता है। अभी हम आज के ही दिन जो है हम क्या कर रहे होंगे? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को स्टडी कर रहे होंगे। वहां पर हम देखेंगे कि फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन किस तरीके से मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो क्या आपको समझ में आ गया कहाँ मिल रहे हैं? ये आपको प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। और एक कैसी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं बच्चा? इनएक्टिव स्टेज में। अब आप एक बात समझो, ये जो है आपके ब्लड में अभी मौजूद है, ठीक है। आपके अभी कोई कट नहीं लग रहा है तो ये ब्लड में ऐसा तो है नहीं मौजूद नहीं है, मौजूद है, बट वो इनएक्टिव स्टेज में। जब आपके कट लगेगा तब तरीका होता है इनको एक्टिव करने का, समझ रहे हो? तब इनको एक्टिव करा जाता है। वैसे आपके प्लाज्मा में मौजूद है बट इनएक्टिव स्टेज में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर ये एक्टिवेट होते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं वो आपको आगे देखने को मिलेगा। दूसरी तरह की हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो बच्चा आ जाते हैं एल्ब्यूमिन। लगभग जब मैं प्रोटीन्स में बात करता हूं तो लगभग पूरे प्रोटीन्स लगभग 6 से 8% है, जिसमें से बच्चा मैक्सिमम जो होता है बच्चा वो आपका लगभग 4% आपको देखने को मिलते हैं एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर में है बट स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन से? एल्ब्यूमिन है। ये मदद करते हैं बच्चा ऑस्मोटिक बैलेंस में, ठीक है। अभी आपको आगे पता लगेगा ये किस तरीके से हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में, राइट। अब जरा देखो आगे। अब इसके बाद आ जाते हैं बच्चा ग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स बच्चा 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। एक है अल्फा ग्लोबुलिन, एक है बीटा ग्लोबुलिन। और जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है बच्चा ये मदद करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट में, किसके? विटामिन मिनरल्स, इनके ट्रांसपोर्ट में जो है ये आपकी क्या करते हैं बच्चा? मदद करते हैं। जबकि जो गामा ग्लोबुलिन है बच्चा, जिसको आप इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हो और एंटीबॉडी भी कहते हो, तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये एंटीबॉडी आपके शरीर की रक्षा करती हैं। किनसे? आपके बैक्टीरिया से, वायरस से, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में एंटर करा है उनको क्या करते हैं ये एंटीबॉडीज? डिस्ट्रॉय करती हैं। तो क्या आपको गामा ग्लोबुलिन का अर्थ समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। क्या आपको गामा ग्लोबुलिन का फंक्शन समझ में आ गया? जब मैं एंटीबॉडीज की बात करता हूं तो 5 टाइप की एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, जिसको आप कहते हो आईजीजी। आईजी का मतलब बच्चा इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, जिसको आप गेम्ड से भी याद रख सकते हो, GAMED, गेम्ड, समझ रहे हो? तो आपको 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज भी देखने को मिलती हैं। क्या आपको समझ में आ गया ग्लोबुलिन का फंक्शन बच्चा? ग्लोबुलिन कौन है? ग्लोबुलिन आपका प्लाज्मा का एक प्रोटीन है, राइट। जिसके आप ग्लोबुलिन की बात करते हो तो 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट में, किसके? विटामिन्स और मिनरल्स के। गामा ग्लोबुलिन बच्चा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या करती है? आपकी रक्षा करती है शरीर की, किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने में बच्चा कौन मदद करती है? एंटीबॉडी लड़ती है। कितने तरह की होती है? 5 टाइप्स की होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी।
तो बताओ क्या बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब जरा देख, अब बात करते हैं बच्चा मिनरल्स की। तो मिनरल्स आपके बहुत ही स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा सोडियम देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है, क्लोराइड देखने को मिलता है, समझ रहे हो, और बाइकार्बोनेट आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपको समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। अच्छे से समझ में आ गया? कौन कौन से आयंस आपको देखने को मिल रहे हैं? आपको देखने को मिल रहा है बच्चा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब जो है आपको देखने को मिलते हैं प्लाज्मा में, बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट ये होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा में। और किस स्टेट में होते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट में। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट स्टेट? यानी कि बच्चा मूविंग स्टेट। एक बात बताओ, सपोज, समझना जरा, आपके शरीर ने क्या करा? खाना खाया, क्या उनको तोड़ा गया? हाँ सर तोड़ा गया। क्या इनको फिर सेल्स तक पहुंचाया जाएगा जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके? हाँ सर। तो एक बात बताओ, कौन मदद करेगा? सर इसमें मदद करता है ब्लड। तो ब्लड मतलब किसमें बच्चा? लिक्विड वाला जो पार्ट होता है प्लाज्मा, उसमें प्रेजेंट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, ये आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट ट्रांजिट स्टेट में होते हैं, यानी कि मूविंग स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह। समझ रहे हो? ऑलवेज आपकी मूविंग स्टेट में ये आपके प्लाज्मा में मौजूद मिलते हैं। बताओ समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? अब जरा आगे देखो। अब कुछ चीजों को लेकर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, जैसे सर प्लाज्मा, प्लाज्मा तो आपको पता है क्या होता है? ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का वो वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट। यानी कि आप क्या करो, ब्लड में से किसको हटा दो? आप ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा दो, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका प्लाज्मा कहलाएगा। यानी कि ब्लड में से आप सॉलिड वाला पार्ट हटा दो, लिक्विड वाला पार्ट बच गया, वही तो प्लाज्मा है। इसके अलावा आता है बच्चा सीरम। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, तो बच्चा जो आपका बनेगा वो कहलाएगा आपका सीरम। ठीक है। फिर आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? तो ऐसा करो, ब्लड लो, ब्लड में से आरबीसी हटा दो, प्लेटलेट हटा दो, और जो लार्ज प्रोटीन्स हैं उन सबको हटा दो। जब आप इन तीनों चीजों को हटा दोगे तो जो आपके ब्लड में बचेगा वो कहलाता है बच्चा आपका लिम्फ। आपको ये टर्म याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती है बच्चा। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? ब्लड में से जो आप फॉर्म्ड एलिमेंट हटा देते हो तो वो कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में तो खैर कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो, सीरम मिल जाएगा आपको। तो लिम्फ में से, लिम्फ अगर आपको चाहिए तो ब्लड में से क्या करो आप? आरबीसी हटा दो, प्लेटलेट हटा दो, लार्ज प्रोटीन्स को हटा दो, तो जो है आपको क्या मिल जाएगा? लिम्फ मिल जाएगा। इससे मुझे एक चीज पता लगी, सर चाहे प्लाज्मा हो, चाहे सीरम हो, चाहे लिम्फ हो, कहीं ना कहीं नहीं सर, ये जो है आपके क्या है? एक तरीके से ब्लड से ही निकले हुए क्या है? फ्लूइड्स हैं। ये कुछ अलग नहीं है। ब्लड में से किसी कंपोनेंट को हटाने पे जो है कुछ नया बन जाता है, उसी को आप प्लाज्मा, सीरम या लिम्फ कह देते हो। क्या आपको समझ में आया? यानी कि ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये कुछ नहीं भाई, ब्लड के ही क्या है? डेरिवेटिव हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब आप ब्लड में से कुछ कंपोनेंट्स को हटा देते हो तो आपको प्लाज्मा मिल जाएगा, अगर कोई और कंपोनेंट हटा दिया तो सीरम मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो एक तरीके से क्या है, ये ब्लड के ही डेरिवेटिव्स हैं। समझ में आ गया? यानी जितने भी आपके प्लाज्मा हुआ, सीरम हुआ, लिम्फ हुआ, ये सब ब्लड से ही आपके ड्राइव होते हैं। अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले बात करते हैं बच्चा ब्लड सेल्स की, जिसमें आ जाता है बच्चा आपका कौन सा? आरबीसी सबसे पहले, रेड ब्लड सेल, जिसको आप क्या कहते हो? इरिथ्रोसाइट्स भी आप कहते हो। किस नाम से जाना जाता है इनको? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा इसके नंबर के बारे में। अब जरा देखो, जब नंबर की बात करते हो तो मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल है, यानी कि जितनी भी आप ब्लड सेल देख रहे हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आप प्लेटलेट्स यानी कि जो कि सेल फ्रेगमेंट है, सबसे ज्यादा नंबर में मिलती हैं ये, लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में आपको देखने को मिलती हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, इतना मैं क्यों कह रहा हूं, तो जरा समझो। 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब होता है बच्चा 1 माइक्रोलीटर, और इसको आप और डिफाइन कर सकते हो तो आप कह सकते हो 10⁻³ ml। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो 0.001, एक मिनट, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0.001 ml। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? यानी कि जब आप देखते हो क्या 0.001 ml, उसमें जो है लगभग आपको 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी देखने को मिलती हैं।
1 मिलियन में आपके 10 लाख आता है। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, यानी कि लगभग 50 से 55 लाख आरबीसी आपको 0.001 ml ऑफ ब्लड में देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना जो है हाईएस्ट अमाउंट है। देख रहे हो आप नंबर, ये कितना बड़ा नंबर है। अब आपको समझ में आ रहा है हम क्यों कह रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल आपकी आरबीसी है। क्यों? क्योंकि 0.001 ml में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा? आपको देखने को मिलता है क्या? आपको देखने को मिलती है लगभग 50 से लेके 55 लाख आरबीसीज देखने को आपको मिलती हैं। अब जरा आगे देखो, थोड़ी शेप की बात करते हैं आरबीसी की। जब आप आरबीसी की शेप की बात करते हो तो बच्चा इस सर्कुलर आपको देखने को मिलती है। कब? जब आप इसको टॉप व्यू से देखते हो। बट जब आप इसको लेटरली देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जिसको आप कहते हो बाइकॉनकेव। और इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, न्यूक्लियस एब्सेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। अब आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है, और वो क्या है? वो बात ये है, जब ये इनिशियली फॉर्म होती है आरबीसी, उस समय न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जैसे ये मैच्योर होती है तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो है बच्चा आपको देखने को नहीं मिलता है। तब आपको ये ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। और ये ऐसी क्यों देखने को मिलती है? रीजन है इसका, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो इसके अंदर बच्चा पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसको जो है रखा जा सके किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। तो क्या आपको समझ में आ गया ये ई न्यूक्लिएटेड क्यों है? क्योंकि जिससे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को जो है बच्चा आरबीसी के अंदर फिल करा जा सके। तो आपको शेप समझ में आ गई, सर्कुलर बाइकॉनकेव। सर्कुलर कब देखने को मिलती है? जब आप टॉप व्यू ऊपर से देखते हो। पर जब आप साइडवेज से देखते हो तो आपको देखो लेटरली, जब आप देखते हो लेटरली यानी कि साइडवेज, तब आपको जो है इसकी बाइकॉनकेव शेप देखने को मिलती है। और मैच्योर आरबीसी में आपको जो है बच्चा न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जो ई न्यूक्लिएटेड वाली बात है ना बच्चे, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, सारे मैमल्स में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं देखने को मिलती, बट ज्यादातर मैमल्स में आपको ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज भी बच्चा क्या होती हैं? आपकी एब्सेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनली जैसे कि बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब भी क्या होती हैं बच्चा? आपकी एब्सेंट होती हैं। ये सब क्यों एब्सेंट है? इसलिए एब्सेंट है जिससे कि ये खुद जो है बच्चा ये सेल ऑर्गेनलीज ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना कर सकें। आप समझ रहे हो? इसके अंदर ऑक्सीजन फिल करके हमें भेजना है। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि कोई ऑक्सीजन का और इस्तेमाल कहीं पर हो जाए, इसलिए सेल ऑर्गेनली भी एब्सेंट होती हैं। क्या आपको समझ में आ गया? अब मैंने वहां पर एक शब्द लिखा कि जो है बच्चा आपकी आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। तो सर ऐसे कौन से मैमल हैं जिनके अंदर आरबीसी जो है आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है? तो बच्चा इसका एक्सेप्शन है कैमल एंड लामा। तो जो कैमल और आपके लामा है बच्चा, वो जो है क्या है? ये आपके मैमल हैं। और इनकी जो आरबीसी होती है ये कैसा होता है? इनकी जो आरबीसी है बच्चा वो न्यूक्लिएटेड है और आपकी कैसी है? ओवल शेप की आपको देखने को मिलती है। बताओ क्या आपको समझ में आ गया? इसलिए एनसीईआरटी वहां पर लिख दिया मोस्ट ऑफ द मैमल। ऐसा नहीं लिखती कि सारे के सारे मैमल्स जो हैं बच्चा वो आपके ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आपके ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। बट जो आपके कैमल और लामा है वो जो है आपके मैमल हैं, और इनके अंदर जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अब जरा आगे देखो, इससे आपको और पता लगेगा। देखो टॉप व्यू देखो जरा ध्यान से। टॉप व्यू से ऐसा लग रहा है मानो आरबीसी जो है बच्चा वो कैसी दिख रही है आपको? ऐसा लग रहा है आरबीसी जो है सर्कुलर है। और जब आप साइडवेज देखते हो तो आपको इस तरीके से बाइकॉनकेव यानी बीच में से चपटा देखने को मिल रही है। देख रहे हो? ऐसा लग रहा है बिल्कुल कोई गोल है और बीच में से उसने इस तरीके से किसी ने दबा दिया हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आरबीसी आपको देखने को मिलती है। अब जरा हम बात करते हैं बच्चा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की। तो देखो आरबीसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो देखो इसकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है हम उसको कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस, जिसमें से इरिथ्रो का मतलब है बच्चा आरबीसी और पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। पोएसिस का मतलब होता है बच्चा फॉर्मेशन। तो क्या आपको समझ में आ गया? इरिथ्रोपोएसिस खुद चीख चीख के ये टर्म बता रही है आपको बच्चा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड erythropoiesis. The process of formation of RBC is called erythropoiesis. तो आपको erythropoiesis का मतलब समझ में आ गया? पोइसिस का मतलब होता है ऑलवेज फॉर्मेशन, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एरिथ्रो मतलब आरबीसी की बात कर रहा है। समझो? जैसे आप देखोगे आगे ल्यूकोपोइसिस, तो पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख। अब होता क्या है बच्चा? एम्ब्रियो में अलग जगह पर आरबीसी बनती है और एडल्ट में अलग जगह पर आरबीसी बनती है। एम्ब्रियो जब अपनी अर्ली स्टेज में होता है तो बच्चा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है आपका योक सैक में। किसमें होता है? योक सैक में। बट जब एम्ब्रियो अपनी लेट स्टेज में पहुंचता है तो बच्चा
तो यहाँ पर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका लिवर और स्प्लीन में। किसमें होता है? लिवर और स्प्लीन में। जबकि एडल्ट के अंदर जो है आपको आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में। तो ये सारी लोकेशन आपको याद रखनी है भैया। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? योग सैक में हो रहा है, लिवर और स्प्लीन में हो रहा है। योग सैक में कब होता है? अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो की। लिवर स्प्लीन में कब होता है? एम्ब्रियो की लेट स्टेज में। जब एडल्ट हो जाते हैं हम जैसे अब, तो बच्चा इस समय जो है हमारे कहाँ हो रहा है आरबीसी का फॉर्मेशन? रेड बोन मैरो में हो रहा है। अब जरा देख आगे, ये देख इस तरीके से आपको बोन देखने को मिलती है। इस वाले हिस्से में बोन के जो है येलो बोन मैरो आपको देखने को मिलता है, और जो एंड वाला पार्ट होता है बच्चा बोन का, उसमें आपको रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। अब इसी रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स देखने को मिलती है जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। अब समझना स्टेम सेल्स क्या होती है। आपको जो है समझ में आ गया? येलो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है? तो जो बच्चा बोन का एंड है वहां पर रेड बोन मैरो है, बीच में कौन प्रेजेंट है? येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो है वहां पर आपको कुछ सेल्स मिलती हैं जिनको हम कहते हैं बच्चा स्टेम सेल्स। अब इन स्टेम सेल्स की पता है एक खासियत होती है। स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो अलग अलग तरह की आगे जाके सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। आपको समझ में आ गया स्टेम सेल्स का मतलब क्या है? स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो आगे जाके अलग अलग सेल्स का क्या करती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को फॉर्म करती हैं, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। और यही वो सेल्स हैं बच्चा आगे जाके क्या करती हैं? अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया आपको। अब जरा आगे आप देखो आरबीसी। अब आरबीसी को जो आप देखते हो तो आरबीसी क्या कंटेन करती है? आरबीसी में आपको देखने को मिलता है बच्चा हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो आप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली में बच्चा रेड कलर का आपका होता है। ये क्या है? आपका एक पिगमेंट है। और कैसा पिगमेंट है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अच्छे से याद होगा बच्चा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के अंदर जो है मैंने आपको वहां पर बताया था इन डिटेल, जो है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की वहां पर चर्चा करी गई थी। तो बच्चा एक पिगमेंट है, रेड कलर का है, और जो है इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। जब मैं बात करता हूँ बच्चा इसकी अमाउंट की, तो पर 100 ml में लगभग 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। और आपको याद होगा वन जो ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो लगभग पर 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन जो है आपको देखने को मिलती है। याद आ रहे हैं ये सारे फिगर्स कहाँ के हैं? ये सारे जो है बच्चा जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, ये जितने भी आंकड़े मैंने अभी आपको दिए बच्चा, वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हैं। अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, अब जरा देखो रोल ऑफ आरबीसी। रोल ऑफ आरबीसी आप अच्छे से जानते हो क्या होता है बच्चा? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का ये जो है क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है। यहाँ पर इसका रोल आपको देखने को मिलता है। किसका? आरबीसी का। लाइफ स्पैन की बात करूं तो भैया लगभग 120 दिन तक ये जो है क्या रहती है बच्चा आपकी जिंदा रहती है। यानी कि इनकी जो जीवन काल की अवधि है वो है लगभग 120 डेज। 120 डेज के बाद क्या होता है बच्चा? जो इनकी शेप बिगड़ने लग जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी पहचानती है। समझ रहे हो कि अब समय आ गया है इनको खत्म करने का। तो इनका जो एंड होता है बच्चा वो स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। याद करो स्प्लीन में ही क्या हो रहा था बच्चा? एम्ब्रियो की लेट स्टेज में, जब एम्ब्रियो की लेट स्टेज होती है उस समय लिवर और स्प्लीन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और आरबीसी की जो डेथ होती है वो भी स्प्लीन में हो रही है। तो इसलिए स्प्लीन को हम जो है बच्चा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। बच्चा फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो एम्ब्रियो की लेट स्टेज होती है उस समय बच्चा स्प्लीन में फॉर्मेशन होता है, और डेस्ट्रॉय कहाँ होती है? आरबीसी आपकी स्प्लीन में ही होती है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहते हैं। किसका? आरबीसी का। तो स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज हम कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज हम कहते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी समस्या होगी। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आपका डब्ल्यूबीसीज। देखो देखो डब्ल्यूबीसीज। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूको का मतलब होता है बच्चा कलरलेस। आप कभी भी देखोगे ना तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, अब जरा देखो ये होती है बच्चा कलरलेस। कलरलेस क्यों है ये? क्योंकि यहाँ कोई भी पिगमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ हीमोग्लोबिन आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये जो है आपको कैसी दिखती है? कलरलेस देखने को मिलती है। जब मैं बात करता हूँ बच्चा क्या इनके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है? हाँ, ये न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट है। अगर नंबर की मैं बात करता हूँ बच्चा तो नंबर में बहुत ही ज्यादा कम होती है। जब आप इनका जो नंबर होता है वो होता है
6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, यानी कि 0.001 ml ऑफ ब्लड में 6000 से लेके 8000 डब्ल्यूबीसी ही मिल रही हैं। जबकि याद करो आरबीसी कितनी मिलती हैं, आरबीसी आपको देखने को मिलती हैं बच्चा कितनी, लगभग 50 से 55 लाख देखने को मिलती हैं 0.001 ml ऑफ ब्लड में। जबकि डब्ल्यूबीसी मात्र 6 to 8000, देखो कितना ही कम नंबर है इनका। अब मैं इनकी लाइफ स्पान की बात करूं तो बच्चा जनरली इनका लाइफ स्पान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। डब्ल्यूबीसी का काम है भैया लड़ाई करना, हमारे शरीर को की रक्षा करना, ठीक है। तो इनकी अगर जिंदगी की आप बात करते हो ना, कुछ घंटों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकती है, डिपेंड करता भी है कब किसका एनकाउंटर किस बैक्टीरिया से हो जाए और वो कब शहीद हो जाए, ठीक है। बट जनरली आप बात करते हो तो ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत कम बार, मतलब कुछ ही आखिर ऐसी होती होंगी जो ईयर्स तक सरवाइव कर जाती होंगी। अदरवाइज आप देखोगे तो जनरली बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड ये होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली एनकाउंटर चलता रहता है किसी ना किसी बैक्टीरिया के साथ। अब जरा देखो डब्ल्यूबीसी का थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आपकी दो तरीके की होती हैं, एक होती है ग्रेन्यूलोसाइट, एक होती है एक ग्रेन्यूलोसाइट। जरा देखो ग्रेन्यूलोसाइट नाम ही बता रहा है कुछ ग्रेन्यूल्स, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। और एक ग्रेन्यूलोसाइट मतलब ऐसी सेल्स जिनके अंदर आपके बच्चा ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है उनको आप कहते हो एक ग्रेन्यूलोसाइट। देखो ग्रेन्यूलो और साइट दो शब्द से मिलकर बन रहा है। ग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन्यूल, साइट्स मतलब सेल, यानी ऐसी सेल जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूलोसाइट, जिनके अंदर एब्सेंट है एक ग्रेन्यूलोसाइट। अब ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो इन ग्रेन्यूल्स में क्या है, तो बच्चे जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ये आपके भरे हुए होते हैं कुछ एंजाइम से, और ये वो एंजाइम्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं किसमें, आपकी फाइट करने में, किसके अगेंस्ट, आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में फाइट करने में ये एंजाइम्स मदद करते हैं जो कि आपकी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उन सेल्स का नाम क्या है जो ग्रेन्यूलोसाइट्स में आती है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे आपको जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से मदद कर रहे होंगे, उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे होंगे। जब मैं बात करता हूं एक ग्रेन्यूलोसाइट की, यानी ऐसी सेल्स जिनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलता, तो बच्चा वो होती है आपकी लिम्फोसाइट्स और आपकी मोनोसाइट्स। तो आपको एक बात पता लगी कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप्स की हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। बट आप इनको और जो है अच्छे से क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो ग्रेन्यूल्स की बेसिस पर। ग्रेन्यूल्स किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है। तो बच्चा जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट यानी कि ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं उनको, इयोसिनोफिल होगी, बेसोफिल होगी, न्यूट्रोफिल होगी। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो एंजाइम्स आपकी मदद करते हैं किससे लड़ने में, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन से। एक ग्रेन्यूलोसाइट ऐसी सेल्स जिनके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जब आप इनके अभी डायग्राम देखोगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा कि कोई भी ग्रेन्यूल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब जरा देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के मैं आपके लिए लेके आया हूँ इयोसिनोफिल की, बेसोफिल की, न्यूट्रोफिल की। जरा ध्यान से इस टेबल को देखिएगा। सबसे पहले मैं नंबर की बात करूं तो भैया इयोसिनोफिल मात्र 2 से 3% आपको देखने को मिलती है, जबकि बेसोफिल मात्र 0.5 से 1% देखने को मिलती है, जो कि मिनिमम है बच्चा नंबर में। क्या है, मिनिमम है नंबर में। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है 60 से 65%, जो कि मैक्सिमम है आपकी नंबर में। जब आप डब्ल्यूबीसी की बात करते हो तो 5 तरह की आपको देखने को मिल रही है भैया, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, जिसमें आप देखते हो कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है 60 से 65% और सबसे कम बेसोफिल, मिनिमम है नंबर में 0.5 से 1%। अब जरा इनके डायग्राम को देखो कि यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट है ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो जरा इस न्यूक्लियस को देखो ध्यान से, इसमें आपको कितनी लोब दिख रही है, देखो फर्स्ट लोब, सेकंड लोब। तो आपको इसके न्यूक्लियस में देखने को मिलती है 2 लोब। तो इसको इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चा, शेप ऑफ न्यूक्लियस आपको यहाँ कैसी दिख रही है, बाई लोब्ड देखने को मिल रही है। जब आप बेसोफिल को देखते हो तो आपको यहाँ पर कैसा दिखता है, जरा इस शेप को ध्यान से देखो। सर हमें एस शेप लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये एस बन रहा हो, और यहाँ पर लोब कितनी है सर, 1 2 3। तो ये 2 to 3 लोब्ड होती है और एस शेप की होती है। जब मैं न्यूट्रोफिल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो 1 2 3 4, लगभग यहाँ 3 से 5 लोब आपको देखने को मिल जाती है। किसकी, आपको बच्चा न्यूट्रोफिल की। तो ये वाली बात भी आप याद रखोगे। जब फंक्शन की मैं बात करता हूं तो इयोसिनोफिल आपकी जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है बच्चा, एलर्जी से और पैरासिटिक इन्फेक्शन से। आपकी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो किसका है, वो है आपका इयोसिनोफिल का। जो बेसोफिल होती है बच्चा वो रिलीज करती है आपका हेपेरिन, आपका हिस्टामिन और आपका बच्चा सेरोटोनिन।
और जो है बच्चा ये किसमें इन्वॉल्व होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो है बच्चा ये आपकी इन्वॉल्व होती है। किसमें इन्वॉल्व होती है, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में आपकी इन्वॉल्व होती है। कौन, आपकी बेसोफिल। जब मैं बात करता हूं न्यूट्रोफिल की, तो बच्चा न्यूट्रोफिल होती है फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटिक का मतलब होता है बच्चा किसी चीज को खा जाना, एंगल्फ कर जाना। देखो जरा मेरी तरफ ध्यान से, सपोज करो आप अभी क्या कर रहे हो, आपको मैंने एक चॉकलेट बार दिया, प्रोटीन बार दी, तो आपने क्या करा, अपने मुंह में लिया और उसको जो है खाना शुरू कर दिया। तो आपने उसका क्या कर दिया, फैगोसाइटोसिस कर दिया। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, आपके पास पार्टिकल आया, आपने इस तरीके से करा और आप उसको खा गए। तो सेम वे में न्यूट्रोफिल का भी यही एक्शन होता है। बैक्टीरिया और पता वायरसेस को कैसे किल करती है, ये उनके पास जाती है, इस तरीके से उनको एनगल्फ करती है और खा जाती है। इसलिए हम कहते हैं जो आपकी न्यूट्रोफिल होती है बच्चा, वो कैसी है, फैगोसाइटिक है। किसमें, नेचर में। ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया और वायरसेस को। किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू, यानी कि खा जाती है, उनको निगल जाती है। आपको समझ में आ गया अच्छे से, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। आपको इसके फंक्शंस बता दिए मैंने, इसका डायग्राम आपको बता दिया मैंने, शेप बता दिया मैंने, नंबर बता दिया। अब जरा आगे देखो, आगे जो है मैंने यहाँ पर आपको बेसोफिल का फंक्शन बताया है, जरा ध्यान से देखना। बेसोफिल, बेसोफिल क्या क्या रिलीज करती है बच्चा, बेसोफिल आपका रिलीज करती है हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन है बच्चा एंटीकोगुलेंट। आप एक चीज देखो, आपका जो ब्लड है इस समय बॉडी के अंदर मौजूद है, क्या वो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करा जा रहा है, बिल्कुल करा जा रहा है सर। वो जो है अंदर क्लॉट नहीं हो रहा, और पता है इसको क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में इस समय हेपेरिन मौजूद है। ये हेपेरिन किसने रिलीज करा है, आपकी बेसोफिल ने करा है। तो ये क्या कर रहा है, उस ब्लड का अंदर क्लॉटिंग को जो है स्टॉप कर रहा है। आप देखोगे जब भी कट लगता है, सबसे पहला काम पता क्या होता है, जिस जगह पर कट लगता है, जहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, बॉडी सबसे पहला काम करती है कि वहां पर जो है हेपेरिन को क्या करती है बच्चा, उसके रिलीज को रोक देती है। और जो हेपेरिन मौजूद है उसका क्या करेगी, उसके फंक्शन को डिसेबल कर देगी, जिससे कि ये जो है अपना एंटीकोगुलेंट फंक्शन ना दिखा सके। क्योंकि अगर ये एक्टिव रहेगा तो ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होने देगा। तो आपको समझ में आ गया, हेपेरिन का फंक्शन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट आपके ब्लड में मौजूद है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड अंदर जो है क्लॉट नहीं कर रहा है शरीर के। ठीक है, दूसरा ये बच्चा जो रिलीज करती है बेसोफिल, वो रिलीज करती है हिस्टामिन। अब ये जो हिस्टामिन आपको दिख रहा है बच्चा, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। ये जो हिस्टामिन है बच्चा, इसका काम होता है वेसोडाइलेशन करना, वेसोडाइलेटर। अब वे क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। क्या होता है डायलेशन का मतलब, जरा ध्यान से देख इस डायग्राम को। पहले ब्लड वेसल ऐसी थी, इसका डायमीटर कम था, जैसे ही हिस्टामिन ने इसके ऊपर वर्क करा तो ये देख फूल गई, यहां पर क्या हुआ, इसका डायमीटर बढ़ गया। अब जरा समझियो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, कभी किसी की तूने सूजन देखी है, तो सूजन वाले एरिया में क्या होता है, वो एरिया थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, उसी को तो सूजन कहते हो आप। होता क्या है बच्चा, वहां पर स्वेल कर जाता है, वहां पर वो रेड एरिया देखने को मिलता है। होता क्या है, जब भी कोई सपोज करो कोई मधुमक्खी कोई काटती है, तो आप देखते हो वो एरिया स्वेल कर जाता है। होता क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है, ब्लड फ्लो एकदम से बच्चा बढ़ाया जाता है। समझ रहे हो, होता क्या है, हिस्टामिन जाता है, ये क्या करता है, ब्लड वेसल का साइज जो है डायमीटर बढ़ा देता है। जैसे डायमीटर बढ़ेगा, क्या वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा बिल्कुल। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि इसी ब्लड में मौजूद है डब्ल्यूबीसी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी को पहुंचाया जा सके इन्फेक्शन वाली साइड पर, और वहां पर जो है बच्चा बचाव का काम आपका करा जा सके। ठीक है, तो तो जो है हिस्टामिन इस तरीके से आपका इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। आपको समझ में आ गया क्या करता है, वेसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां ब्लड पहुंच सके। इसलिए वो एरिया आपको फूला हुआ और कैसा दिखता है, रेड रेड दिखने को मिलता है। अब जो सेरोटोनिन होता है बच्चा, वो इसके जस्ट अपोजिट में काम करता है। वो वैसो डायलेटर है, तो ये होता है बच्चा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि जस्ट उल्टा करेगा। जो ये फूला हुआ पार्ट है बच्चा, इसको क्या करेगा, इसके जो डायमीटर है इसको कम कर देगा। तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कौन, सेरोटोनिन। तो क्या आपको फंक्शन समझ में आ गया बच्चा, वेसोफिल क्या क्या कर रहा है, वेसोफिल हेपेरिन रिलीज करता है, हिस्टामिन करता है, सेरोटोनिन करता है। आपको समझ में आ गया हिस्टामिन किस तरीके से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो है मौजूद है, आपका किस तरीके से जो है इन्वॉल्व है, अच्छे से समझ में आ गया। अब जरा आगे देखो, आगे आता है इयोसिनोफिल। तो जो बच्चा इयोसिनोफिल है, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एलर्जी के अगेंस्ट में। और कैसे, ये होता है एक्चुअली में एंटी एलर्जिक। जब आपको एलर्जी हो जाती है बच्चा, तो होता क्या है, ये जो है उस समय रिलीज होता है और आपको आपकी बॉडी को क्या करता है, आराम देता है। कैसे आराम देता है, ये रिलीज करता है हिस्टामिनिडेज, एक एंजाइम है जो कि डिक्रीज करता है किसके इफेक्ट को बच्चा, हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस तरीके से जो है बच्चा ये एंटी एलर्जिक की तरह आपका क्या करता है, काम करता है, और आपकी बॉडी को एलर्जी से जो है प्रोटेक्ट करता है। कौन, इयोसिनोफिल। अब जरा आगे देखो, अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की।
जरा सबसे पहले जो है इसके नंबर की बात करते हैं। लिम्फोसाइट लगभग बच्चा 20 से 25% आपकी मौजूद होती है। मोनोसाइट 6 से 8% जो है नंबर में आपको देखने को मिलती है। जरा ध्यान से इनके डायग्राम को देखो, क्या यहाँ पर कोई भी ग्रेन्यूल आपको देखने को मिल रहा है? सर नहीं। क्या इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल देखने को मिल रहा है? नहीं। जबकि देखो इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के जो है साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे थे, बट मोनोसाइट लिम्फोसाइट के में ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, इसलिए इनको एक ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं। जरा शेप देखो लिम्फोसाइट की कैसी दिख रही है? सर राउंड दिख रही है और बहुत ही ज्यादा लार्ज दिख रहा है। ठीक है, सर्कुलर नहीं कहेंगे इसको, 2D में सर्कुलर दिख रहा है, पर बच्चा ये 3D का फिगर होता है, यानी 3D में तो ये बिल्कुल राउंड होगा ना, बिल्कुल बॉल की तरह। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ बच्चा मोनोसाइट के न्यूक्लियस की, तो जरा शेप देखो, इसकी शेप बिल्कुल ऐसी लग रही है राजमा जैसी, या फिर आप कह सकते हो किडनी जैसी, इसलिए हम शेप में लिखते हैं किडनी, या फिर बीन शेप की आपको देखने को मिलती है। जब बच्चा आप फंक्शन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? जब आप फंक्शन की बात करते हो, तो लिम्फोसाइट जो है बच्चा वो इम्यून रेस्पॉन्स, जो आपकी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स होता है, उसमें आपका लिम्फोसाइट का रोल होता है। दो तरह की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स, राइट। जब मैं मोनोसाइट की बात करता हूं तो बच्चा इसका भी काम होता है फेगोसाइटोसिस। क्या करती है? ये भी बच्चा खाने का काम करती है। क्या खाती है? ये जो है बच्चा स्कैवेंजर्स हैं, किसके? आपके ब्लड के। ये क्या करते हैं? जो आपकी बच्चा जो है आपकी डैमेज्ड ब्लड सेल्स होती है ना, या फिर डेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स आपकी मर गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो क्या करते हैं? ये जाते हैं और उनको खा जाते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? ब्लड को क्लीन करने का काम ये आपके करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड। किसको कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड? मोनोसाइट्स को कहते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं? ये उनको खा जाते हैं, इसलिए इनका जो एक्शन होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस टाइप का। आपको समझ में आ गया अच्छे से? स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड ये हैं आपके। अब देखो ल्यूकोपोएसिस। ल्यूको मतलब बच्चा, ल्यूको शब्द आता है ल्यूकोसाइट्स के लिए, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। तो भैया जो ल्यूकोसाइट्स की प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, उसी को आप कहते हैं ल्यूकोपोइसिस। और ल्यूकोपोइसिस की जो लोकेशन है बच्चा, वो है आपकी रेड बोन मैरो। तो भैया रेड बोन मैरो में ही आपकी WBCs बन रही हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चा आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर आप इन्हीं को कह सकते हो थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसके बाद आ जाता है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। जब मैं नंबर की बात करता हूं तो बच्चा लगभग 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड आपको देखने को मिलती है। कौन? ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि 0.001 ml ऑफ ब्लड के अंदर आपको 1.5 से लेकर 3.5 लाख आपको क्या देखने को मिलती है? ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स देखने को मिलती हैं। फंक्शन क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स का? बच्चा फंक्शन जो है थ्रोम्बोसाइट्स का है ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड को क्लॉट कराने में जो है बच्चा ये क्या करती हैं? आपकी मदद करती हैं। कौन? ब्लड प्लेटलेट्स। जब मैं इसकी लाइफ स्पान की बात करता हूं बच्चा, तो लगभग 7 डेज या फिर आप कह सकते हो 1 वीक, लगभग 1 सप्ताह तक जो है वो इनका जो है जीवन काल रहता है। अब जरा आगे देखो, अब जरा हम इनकी प्रोसेस समझते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस, याद है मैंने जो है इसको सेल, ब्लड सेल ना कह के सेल फ्रेगमेंट कहा था, अब आपको समझ में आएगा। देखो थ्रोम्बोसाइट से थ्रोम्बो शब्द आया, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, उसी को आप कहते हो थ्रोम्बोपोइसिस। तो आप याद रखोगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज ऑफ ब्लड प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। तो देखो शुरुआत में होती है स्टेम सेल, ये स्टेम सेल आगे जाके फॉर्म करती है मेगा कैरियोसाइट की। मेगा कैरियोसाइट कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है। देखो ये शब्द मेगा कैरियोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल, मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि एक ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, उसको आप कहते हो मेगा कैरियोसाइट। तो देखो जरा इस सेल को ध्यान से, मैंने फोटो बनाया इसका, क्या लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब जरा देख, क्या यहाँ पर आपको इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है? हाँ सर। अब जरा देखो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस आपको देखने को मिल रही हैं। होता क्या है, बाद में यही एक्सटेंशंस इससे अलग हो जाती हैं, इस तरीके से दिख रहा है, और यही होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल के कुछ टुकड़े, सेल फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं सेल फ्रेगमेंट। और यही सेल फ्रेगमेंट एक्चुअल में होते हैं ब्लड प्लेटलेट। क्या इनके अंदर ये जो सेल फ्रेगमेंट हुए हैं यहाँ से अलग इस सेल से, क्या इनके अंदर कोई भी आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं। तो भैया विदाउट न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड है आपकी कौन? ब्लड प्लेटलेट। और इनके अंदर बच्चा कुछ आपको भरा हुआ दिख रहा है, कोई सब्सटेंस, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या देखने को मिलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? आपका ब्लड क्लॉटिंग में। अभी आप ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को भी समझोगे, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो है बच्चा इसका फॉर्मेशन हुआ ब्लड प्लेटलेट्स का? दिख रहा है आपको क्यों हम इनको सेल फ्रेगमेंट कहते हैं? क्योंकि उसी सेल से जो है टूट टूट के जो है बच्चा आपके ये बने हैं। विदाउट न्यूक्लियस होती है,
इनमें जो है आपको जो है एक सब्सटेंस देखने को मिलता है जो कि होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। अब जरा आगे देखो, अब आगे देखा जा, अब देख एक टर्म तुझे देखने को मिल सकती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑल्दो बहुत कम चांसेस हैं आपसे पूछा जाए क्या होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो भैया अगर आपके ब्लड के अंदर डिक्रीज कर जाता है नंबर किसका, ब्लड प्लेटलेट का, तो हम इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर ब्लड में ब्लड प्लेटलेट का बच्चा नंबर डिक्रीज कर जाता है तो ब्लड प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग कराना, और इसका नंबर कम हो गया तो जो बीमारी होगी वो किससे रिलेटेड होगी, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होगी। तो आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जो है हो सकता है अगर आपके ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाए, यानी कि जब आपके कभी कट लग गया तो ब्लड प्लेटलेट का उतना नंबर है ही नहीं कि वो ब्लड को क्लॉट करा पाए, तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा आपकी बॉडी से, और इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है भैया डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। और अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसी को हो जाए तो उसको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब कभी भी कट लगता है बॉडी में तो आपकी बॉडी से ब्लड बहता रहेगा, रुक नहीं पाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। अब जरा थोड़ी नंबर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। सबसे ज्यादा कौन होती है भैया, आरबीसी होती है, उससे कम प्लेटलेट होती है। आरबीसी याद है ना बच्चा, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट सर 1.5 से लेके 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। पर डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती है। न्यूट्रोफिल 60 से 65%। लिम्फोसाइट बच्चा फिर उससे कम होती है, कितनी, 20 से 25। फिर आता है भैया मोनोसाइट, फिर आता है इयोसिनोफिल, और बेसोफिल तो सबसे कम है भैया, 0.5 से लेके 1% आपको देखने को मिलती है। तो ये ऑर्डर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर किसी दिन किसी को मुश्किल सवाल बनाना होगा तो बच्चा इस ऑर्डर को जो है वो क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा। आपको समझ में आ गया। सबसे ज्यादा आरबीसी का नंबर है, उससे कम प्लेटलेट, फिर सबसे कम होता है डब्ल्यूबीसी। बट डब्ल्यूबीसी में भी आप बता सकते हो। तो पूरी टेबल आपसे अरेंज कराई जाए फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप क्या बताओगे, आरबीसी के बाद प्लेटलेट, प्लेटलेट के बाद न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, वेसोफिल। आपको समझ में आ गया। और असेंडिंग ऑर्डर में बताया जाए तो आप उल्टा कर दोगे, सबसे पहले लिखोगे वेसोफिल, वेसोफिल से ज्यादा इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल से ज्यादा मोनोसाइट, मोनो से ज्यादा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से ज्यादा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल से ज्यादा प्लेटलेट, और प्लेटलेट से ज्यादा आरबीसी। तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो बहुत इजीली। अब आपको कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो आगे, ये बच्चा इन्होंने डायग्राम दे रखा है आपकी में, एनसीईआरटी ने। ये देखो आरबीसी का डायग्राम दे रखा है, ब्लड प्लेटलेट्स का दे रखा है, इयोसिनोफिल का दे रखा है, बेसोफिल का दे रखा है, ये न्यूट्रोफिल का दे रखा है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट इसे सही कर देते हैं, रुको, इसे कर देते हैं बच्चा सही। ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भैया न्यूट्रोफिल। अरे यार, हम्म, ये है भैया न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब जरा देखो आगे, ये भी है मोनोसाइट का डायग्राम दे रखा है, टी लिम्फोसाइट, ये आपका बच्चा बी लिम्फोसाइट का डायग्राम दे रखा है। तो आप इन डायग्राम को एज इट इज याद कर लोगे, मतलब यार इसका कोई मतलब आपको यार याद रखना पड़ेगा, वो सीधे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब जरा आगे देखो, इसके बाद आता है बच्चा कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एक बात समझना, जब भी आपके बच्चा क्या होता है बॉडी में कहीं भी कोई कट लगता है या कोई इंजरी आपकी हो जाती है, आप गिर जाते हो, आपका सिर फूट जाए, या कोई भी किसी भी ऐसी तरह की इंजरी आप कर लें जिसमें आपका ब्लड का लॉस होना लगे, तो आप देखोगे कि ब्लड निकलता तो जरूर है बट आप देखते हो कुछ समय बाद जो है वो ब्लड अपने आप खुद ब खुद रुक जाता है। आप क्या करते हो, आप उसको कवर कर लेते हो, दबा लेते हो जिससे कि ज्यादा ब्लड ना बहे। आप फिर जब हाथ हटाते हो 3-4 मिनट बाद आप देखते हो ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया, समझ रहे हो, ब्लड निकल ही नहीं रहा है। इसी को आप कहते हो ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमना। इसी को आप कहते हो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। देख रहे हो, ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और अ वुंड आफ्टर सम टाइम
ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली स्टॉप, इट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, इट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो भैया होता क्या है, जब भी आपके कोई कट लगता है या फिर कोई घाव हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो आप देखते हो उसमें से ब्लड बहने लगता है, बट कुछ समय बाद अपने आप खुद ब खुद उसमें से ब्लड बहना रुक जाता है। इसी प्रोसेस को आप कहते हो ब्लड क्लॉटिंग। अभी ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है इसको जरा समझो। ये देखो मैंने एक इंजर्ड टिश्यू ले लिया है, ये मैंने इंजर्ड टिश्यू ले लिया, जो आपको रेड से दिख रहा है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब बच्चा यहाँ पर जो है, जैसे ये इंजर्ड टिश्यू होता है, देख जरा ध्यान से, ये इंजर्ड जैसे ही टिश्यू कोई इंजर्ड होता है तो वो रिलीज करता है बच्चा किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। वो रिलीज करता है बच्चा किसको, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है येलो कलर से दिखाई है बच्चा ब्लड प्लेटलेट, आरबीसी है बच्चा, यहाँ पर आरबीसी बह बह के निकल रही है, ब्लड बह बह के निकल रहा है। यहाँ पर ही आपकी कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्लेटलेट, जो येलो कलर से मैंने दिखाई है। तो ब्लड प्लेटलेट भी रिलीज करती है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आपको एक चीज पता लगी, आपको ये तो पता था ब्लड प्लेटलेट के पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो भैया एक तो ब्लड प्लेटलेट उस एरिया में आ जाएंगी और क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगी। इसके अलावा जिस टिश्यू में इंजरी हुई है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। तो ये जो इन दोनों ने मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करा है, तो ये मिलके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके एक्टिवेट कर रहे हैं, दोनों मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। बट ये जो आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये इतना आसानी से नहीं होता। होता क्या, यहाँ पर काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, एक सीरीज होती है पूरी रिएक्शंस की, और वो रिएक्शन एक दूसरे से लिंक होती है। उसके थ्रू जो है आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। और ये जो एक्टिवेशन की प्रोसेस है इसकी बच्चा, ये काफी सारी रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है, और जो कि रिएक्शंस एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैस्केड प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया कैस्केड का मतलब क्या है, यानी कि बच्चे जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये आपका एक्टिवेट होता है कैस्केड प्रोसेस के थ्रू। और कैस्केड प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, यानी कि कई सारी जो है रिएक्शंस होती हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं, और वो जो रिएक्शंस हो रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो जाके एक्टिवेट करती है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको आप कहते हो कैस्केड प्रोसेस। क्या कहते हो, कैस्केड प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ कहां कहां से, इंजर्ड टिश्यू ने करा, ब्लड प्लेटलेट ने करा, दोनों ने मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है बच्चा, एक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। बट ये ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, काफी सारी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है। किसके, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। अब जरा देख ध्यान से, अब तेरा थ्रोम्बोकाइनेज आ गया, एक्टिवेट हो गया। सबसे पहले जो थ्रोम्बोकाइनेज है इनएक्टिवेट करेगा बच्चा किसको, हेपेरिन को। क्यों करेगा, क्योंकि हेपेरिन जो है एक आपका एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन का काम होता है ब्लड को क्लॉट ना होने देना, बट इसका काम तब तक ही बेनिफिशियल है तब तक ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में अंदर बह रहा है। बट कट लग के बाहर आ गया ब्लड, तब अगर ये अपना फंक्शन करेगा कि उसको क्लॉट नहीं होने देगा तो हमारा नुकसान होगा। तो सबसे पहला जो थ्रोम्बोकाइनेज काम करता है वो क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है किसको, हेपेरिन को। हेपेरिन को इनएक्टिवेट करने के बाद ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है बच्चा इनएक्टिव स्टेज है, और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव स्टेज है। फिर ये थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ ही मिलके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। सर फिब्रिनोजन और फिब्रिन में क्या अंतर है, अंतर ये है, ये जो बच्चा फिब्रिनोजन ये फाइबर्स हैं, तो ये होते हैं सॉल्यूबल फाइबर्स फिब्रिनोजन। तो ये जब इसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है कौन, थ्रोम्बिन, किसके साथ मिलके, कैल्शियम के साथ मिलके। तो जो फिब्रिन आपका बनता है वो होता है इनसॉल्यूबल फाइबर्स, वो होता है बच्चा आपका इनसॉल्यूबल फाइबर्स। तो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। थ्रोम्बोकाइनेज आया बच्चा, थ्रोम्बोकाइनेज ने इनएक्टिवेट करा किसको, हेपेरिन को। क्यों, क्योंकि वो एक एंटीकोगुलेंट है, वो खून को क्लॉट नहीं होने देगा। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है, और देन ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से। अब ये फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन एक्चुअली में इनसॉल्यूबल फाइबर्स हैं, और ये फाइबर्स क्या करते हैं बच्चा, ये सारे के सारे फाइबर्स मिलके एक जाल बनाते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा नेटवर्क बनाते हैं थ्रेड्स का। और जब ये एक नेटवर्क बना लेते हैं जाल, तो इसी जाल में क्या होता है, वो आरबीसीज बह बह के नहीं निकल पाती है, वो वहीं पर रुक जाती है। इसी को आप कहते हो क्लॉट या फिर कॉग्यूलम, इसी को आप कहते हो क्लॉट या कॉग्यूलम। तो देख रहे हो ये जो फिब्रिन है बच्चा, ये क्या करती है, एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनाती है। नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनता है जो कि किसने बनाया, फिब्रिन ने, जिसको आप कहते हो क्लॉट। जिसके अंदर जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये क्या है, ये है बच्चा आरबीसीज जो इसके अंदर अटक के रह जाती हैं। तो देख
क्लॉट या फिर कॉग्यूलम, इसी को क्लॉट या कॉग्यूलम कहते हैं। तो क्लॉट कॉग्यूलम किससे मिलकर बना, एक तो फिब्रिन का नेटवर्क है यानी फिब्रिन का जाल, और इसके अंदर कौन ट्रैप है, इसके अंदर डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड क्या है बच्चा, बच्चा इसके अंदर ट्रैप है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉट या कॉग्यूलम बनाते हैं, जो कि आपका रेडिश ब्राउन स्कम होता है। एक बात बता, कभी तूने एक चीज देखी है, जैसे ही ब्लड क्लॉट हो जाता है, होता क्या, तेरे सपोज कर कोई कट लगा, बड़ा कट लगा है, तू सपोज कर तू साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते तू गिर गया, तो तूने क्या करा, अपने हाथ को यहाँ से क्या कर लिया बच्चा, छील लिया, तो देखता पूरा इतना बड़ा तेरे हाथ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है एकदम से घसीट खा गया, ये पूरा घसीट गया किससे, तेरी जमीन से। तो क्या होगा, पूरा पूरा एरिया क्या होगा बच्चा, खून खून बहने लग गया। तो होता क्या है, खून को जो है क्या होता है, तू जाता है मम्मी के पास, मम्मी डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर ने कर दिया सही। ठीक है, अब होता क्या है, तूने यहाँ पर लगा लिया कोई ट्यूब, जैसे कि तूने बीटाडिन लगा लिया, तो होता क्या है, इसके बाद तू देखेगा जैसे ही कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन जैसे सपोज कर एक दिन हो गया, तो उसके बाद देखेगा यहाँ पर कुछ ब्राउन ब्राउन कलर की एक पपड़ी सी, ब्राउन कलर की एक लेयर यहाँ पर फॉर्म होने लग जाती है। वो जो ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हुई है वही क्लॉट या कॉग्यूलम है। किससे मिलके बनी है, फिब्रिन का नेटवर्क वहां पर मौजूद है बच्चा, वही इनसॉल्युबल फाइबर्स। और इसके अंदर कौन ट्रैप हो चुका है, इस जाल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। अब तू देखता है, जब तू देखता है ये क्या होता है, शुरुआत में होता है सॉफ्ट, अगर तू चोट लगी हुई तुझे 1 से 2 दिन हुए हैं, तब तू इसको अगर जो है हटाने की कोशिश करता है इस लेयर को, जो कि हमारी आदत होती है, ठीक है, जब तू इसको हटाने की कोशिश करता है तो तू देखता है बहुत सा सॉफ्ट होता है, कभी जब भी कोई इसको हटा देता है तो फिर से ब्लड निकलने लग जाता है। बट आप देखते हो विद टाइम जब 4 to 5 days हो जाते हैं, जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में रहता है, ज्यादा से ज्यादा ये हार्ड होता जाता है, देखते हो। और फिर जब ये हार्ड हो जाता है, तो जब आप ये पूरी तरीके से हार्ड हो जाता है, तब आप इसको हटाते हो तो आपको एक अंदर नई खाल देखने को मिलती है, नई लेयर पूरी फॉर्म हो जाती है। अच्छे से आप सबने ये बचपन में करा होगा आपने, अभी भी आप करते रहते हो, अगर कभी आपको चोट लग जाए तो ब्राउन कलर का इतना बड़ा स्कम सा बन जाता है, वही है क्लॉट या फिर कॉग्यूलम। समझ में आ गया। अब देख आगे, अब हम बात करते हैं बच्चा ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो 2 तरह की आपको ग्रुपिंग देखने को मिलती है, एक होती है एबीओ ग्रुपिंग और एक देखने को मिलती है बच्चा आरएच ग्रुपिंग। एक है एवीओ ग्रुपिंग, दूसरी है आरएच ग्रुपिंग। अब जरा देख एबीओ ग्रुपिंग। अब जो एवीओ ग्रुपिंग की हम बात करते हैं बच्चा, एवीओ ग्रुपिंग किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन के ऊपर बेस है। आपके होता क्या है बच्चा, आरबीसी के ऊपर आपको 2 सरफेस एंटीजन देखने को मिल सकते हैं, या तो ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 जो है नंबर में होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। देख रहे हो आरबीसी की सरफेस पर मैंने यहाँ पर ए एंटीजन दिखाया है और यहाँ पर मैंने बी एंटीजन दिखाया है। तो जो एबीओ ग्रुपिंग होती है बच्चा, वो किसके बेसिस पर होती है, आपकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर जो है आप ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हो। ठीक है, इसी को आप कहते हो एबीओ ग्रुपिंग। अब एक चीज समझना, एंटीजेंस क्या होते हैं। एंटीजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर आके बच्चा एक इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। इसको आप कहते हो एंटीजेंस। समझ रहे हो, एंटीजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में आके इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। और जब इंड्यूस करते हैं हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को, तो हम इन एंटीजेंस के जो है इनसे सामना करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये आपकी बॉडी में आपने पढ़ा होगा, जब भी एंटीजन जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स को आप एंटीजन कहते हो, ऐसा केमिकल, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है और इसके बदले हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज। ये आप जानते हो। बट अब आपको यहाँ पर एंटीजन देखने को मिल रहा है आरबीसी की सरफेस पर, आपको लगता है कि हमारी बॉडी अब इन एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनाएगी, नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, रीजन है क्योंकि ये हमारे खुद के एंटीजन है भैया। अब बॉडी खुद के ऑर्गन्स पर हमला नहीं करती भाई, समझ रहे हो, जब तक कोई डिसऑर्डर ना हो जाए कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर बच्चा हमारी ही बॉडी की सेल्स अपनी ही सेल्स पर अटैक करने लग जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो भैया एंटीजेंस क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को। इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने का मतलब है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। बट ये जो एंटीजन है, ए और बी एंटीजन, ये जो सरफेस एंटीजन है बच्चा, जो आपको आरबीसी की सरफेस पर देखने को मिलते हैं, ये हमारे खुद के शरीर के हैं, इसलिए बॉडी कभी भी खुद के एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से एक बात समझना, ए बी एंटीजन है, जैसे ये एंटीजन प्रेजेंट है, ये हमारे किस पर प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पर। ठीक है, तो सेम वे में जो हमारा प्लाज्मा होता है बच्चा, इन्हीं एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में, ए एंटीबॉडी बी एंटीजन। ठीक है,
बी एंटीबॉडी, सॉरी, जिस तरीके से दो एंटीजन आपको देखने को मिलते हैं उसी तरीके से दो एंटीबॉडी भी आपको देखने को मिलती हैं, ए और बी एंटीबॉडी। वो किस में देखने को मिलेंगी? प्लाज्मा में। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने पे फोकस करो। तो प्लाज्मा हमारा कंटेन करता है बच्चा दो नेचुरल एंटीबॉडीज, जो कि होती हैं बच्चा आपकी ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं किसके रेस्पॉन्स में? इन्हीं एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में। तो आपको समझ में आ गया भैया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी ब्लड ग्रुपिंग जो कि किसके बेसिस पर है? जो कि बच्चा प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, दैट इज ए एंड बी। आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है एंटीजन कौन से? ए और बी, और इन्हीं के लिए जो है बच्चा एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में नेचुरली प्रेजेंट है। अब जरा समझना मेरी एक बात ध्यान से, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है? आपको पता है ब्लड ग्रुप चार होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? ए ब्लड ग्रुप का मतलब है, अरे यार ये क्या हो गया? तो चलो मैंने ग्लिच सही कर दिया, अब जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो, सपोज नहीं मतलब आपको पता है ब्लड ग्रुप चार होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए, अब हमें पता कैसे लगा कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, कि उसका ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है या ओ है? ये पता लगता है कि भैया उसके आरबीसी के सरफेस पर कौन सी एंटीबॉडी मिल रही, सॉरी कौन सा एंटीजन मिल रहा है। यानी कि उसके आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन मिलेगा उसके बेसिस पर जो है हम क्या कह रहे होंगे बच्चा, कि उसका ब्लड ग्रुप ये है। जैसे सपोज करो कि किसी के अगर आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर बी एंटीजन मिलता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर ए एंटीजन भी मिल रहा है, बी एंटीजन भी मिल रहा है, यानी दोनों एंटीजन मिल रहे हैं उसके उसके आरबीसी के सरफेस पर, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। याद रखना दो ही एंटीजन होते हैं, ए और बी। ए बी एंटीजन नाम का कुछ नहीं होता, बट ए बी ब्लड ग्रुप होता है। क्यों होता है? जब एक आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन मिलते हैं ए और बी, तब वो ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन उसकी सरफेस पर नहीं मिल रहा है आरबीसी के ऊपर, यानी जीरो, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसको आप कहते हो ओ ब्लड ग्रुप। क्या कहते हो? ओ ब्लड ग्रुप। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा था जिस तरीके से एंटीजन आपकी आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो होता क्या है, नेचुरली आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, तो उसका एंटीजन उसके सरफेस पे हुआ ए, आरबीसी के सरफेस पे उसका जो एंटीजन मिलेगा वो मिलेगा ए। अब इसके शरीर में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? अब बताओ, ए मिलेगी या बी मिलेगी? आप कहोगे सर ए नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि ए एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी और ए एंटीजन दोनों मिलकर रिएक्शन कर लेंगे और आपकी क्लंपिंग हो जाएगी ब्लड की, ठीक है, यानी कि खतरनाक स्थिति, इंसान मर जाएगा, ठीक है, वो नहीं हो सकता, यानी कि बी एंटीबॉडी ही मिलेगी। अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझो, कैसे? किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसके पास ए एंटीजन है, उसके लिए अनजाना कौन है? उसके लिए सर अनजान है बी एंटीजन, क्योंकि उसकी बॉडी बी एंटीजन को नहीं जानती। तो बी एंटीजन से वो जो है क्या करेगी, अपना बचाव करना चाहेगी। तो बी एंटीजन अगर उसकी बॉडी में आता है तो कौन सी एंटीबॉडी उससे जाके लड़ेगी? बी एंटीबॉडी। तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? बी एंटीबॉडी मिलेगी। क्या आपको इस समझ में आ गया? इसी तरीके से आप बाकी सबका एंटीजन एंटीबॉडी बता सकते हो। जैसे ध्यान से यहाँ पर देखो, ए ब्लड ग्रुप में आपको कौन सा एंटीजन मिल रहा है? ए मिल रहा है। बी ब्लड ग्रुप में आपको बी एंटीजन मिल रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप में आपको ए एंटीजन मिल रहा है, बी एंटीजन मिल रहा है। और ओ ब्लड ग्रुप में आपको कोई भी एंटीजन नहीं मिलता आरबीसी की सरफेस पर। और एंटीबॉडी की बात करता हूं तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी बी आपको देखने को मिलती है, किसमें? प्लाज्मा में। याद रखना है भैया, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलती है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए मिलती है, ठीक है। और ए बी के अंदर भैया दोनों एंटीजन मिल रहे हैं, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप दोनों एंटीजन को जानता है। तो कोई भी एंटीबॉडी इसके में नहीं मिल सकती, समझ रहे हो? कोई भी एंटीबॉडी इसके में नहीं मिलती, नो एंटीबॉडी। क्योंकि अगर एक भी एंटीबॉडी मिल गई तो इसी के साथ रिएक्शन कर लेगी भैया और समस्या हो जाएगी। और जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके लिए ए से भी खतरा है, इसको बी से भी खतरा है। अगर ए एंटीजन इसकी बॉडी में आएगा तो भी इसको एंटीबॉडी तैयार करनी है ए के लिए और बी के लिए। तो ए और इसलिए आपको ओ ब्लड ग्रुप में जो है एंटीबॉडीज कौन कौन सी देखने को मिलती है? इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी मिलती है और एंटीबॉडी बी भी मिलती है। अब आपको अभी ये टेबल बहुत से बच्चे रट जाते हैं, रटना नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। आओ देखो, अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्लड डोनेशन।
तो देखो ब्लड एक तो होता है डोनेट, देने वाला, जिसको आप कहते हो डोनर, यानी कि जो ब्लड देता है। एक होता है लेने वाला, रिसीव करता है ब्लड को, वो होता है रेसिपिएंट। अब देने वाले का तो चेक करा जाता है बच्चा एंटीजन, और जो बंदा ले रहा है ब्लड उसकी चेक करी जाती है एंटीबॉडी। और आप जानते हो ये दोनों मैच नहीं करनी चाहिए, मैच कर गई तो इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने का मतलब है क्लंपिंग हो जाएगी, समझ रहे हो, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कंसेप्ट ब्लड डोनेशन का। एक होगा डोनर, एक होगा रेसिपिएंट। डोनर की चेक करी जाएगी एंटीबॉडी, रेसिपिएंट की चेक, सॉरी, डोनर का चेक करा जाएगा एंटीजन, देने वाले का चेक करते हैं एंटीजन, लेने वाले की चेक करी जाती है एंटीबॉडी, और दोनों मैच नहीं करनी चाहिए। अब देख जरा ध्यान से, इफ डोनर्स एंटीबॉडी, इफ डोनर्स एंटीजन एंड रिसेप्टर्स एंटीबॉडी मैचेस देन क्लंपिंग अकर्स। तो भैया क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी। अगर डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी मैच कर जाती है, यानी जो है अगर किसी के पास ए एंटीजन है और उसको ऐसा ब्लड ग्रुप दे दिया जिसमें ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो बच्चा ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट कर जाएंगी, और इससे क्या हो जाएगा, क्लंपिंग का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, डोनर है हमारा ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है, और रेसिपिएंट है हमारा बी ब्लड ग्रुप का। अब जरा ध्यान से देखना, तो डोनर की चेक करते हैं क्या, एंटीजन, तो ए ब्लड ग्रुप है, दैट मींस उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, रेसिपिएंट का इस केस में बी है, तो इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी सर ए। अरे यार ये दोनों मैच कर गई, मैच कर गई यानी कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन का मतलब क्लंपिंग हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी इस तरीके से बच्चा मिल जाएंगे, और जैसे ही ये मिलेंगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स जो ए ब्लड ग्रुप है वो कभी भी बी ब्लड ग्रुप को क्या नहीं दे सकता है, ब्लड नहीं दे सकता है, वो क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता है। तो क्या आपको समझ में आ गया कौन किसको ब्लड दे सकता है। ब्लड हमेशा बच्चा वही उसको दे सकता है जिसकी एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करती। आपको याद रखना है, डोनर का चेक करना है एंटीजन, और जो रेसिपिएंट है उसकी चेक करनी है एंटीबॉडी। अब जरा यहां देखो ध्यान से, अब देखो ए ब्लड ग्रुप है, आपको पता है सेम वाला सेम को दे सकता है, तो ए से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है, ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ओ वाला ओ से ले सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना, ए वाला ओ से भी ले सकता है, कैसे ले सकता है, हम सब केस यहाँ पर चेक करते हैं। ए वाला क्या बी से ले सकता है क्या, जो देने वाला है वो कौन है, अब बी है, और लेने वाला कौन है, ए है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, बी में जो है बच्चा आपका बी जो देने वाला है उसकी क्या चेक करते हैं, एंटीजन, तो उसके पास बी एंटीजन होगा। ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी, सर बी नहीं दे सकता इसको। ए बी को चेक करते हैं, ए बी के पास कौन सा एंटीजन होगा, सर ए और बी, सर इसके पास जो है बी एंटीबॉडी है, वो उस बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो ए बी भी नहीं दे सकता, ओ को लेके आते हैं, देने वाले का चेक करते हैं एंटीजन, सर ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स वो ए को दे सकता है। सेम वे में जब आप देखोगे तो आपको बी में भी ऐसा ही केस देखने को मिलेगा। अब मैं ए बी का एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ए बी वाले में आप जरा देखो, ए बी को ए बी दे सकता है, ठीक है बिल्कुल। अब क्या ए दे सकता है ए बी को, हम देखते हैं। ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप देना चाहता है ए बी को, तो देने वाले का एंटीजन चेक करा जाता है, तो ए एंटीजन क्या जो है वो आपके एवी को दे सकता है। एवी के पास कोई एंटीबॉडी है, सर कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसको ए दे सकता है। क्या बी दे सकता है, सर बिल्कुल दे सकता है, सर ओ भी दे सकता है। भाई लड़ने वाला नहीं है, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, दैट मीन्स ए बी को सब दे सकते हैं, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है। अब जरा ओ को देखो, ओ को कौन कौन दे सकता है, ओ को कौन कौन दे सकता है। अब देने वाला कौन है, सबसे पहले ओ को दे सकता है, बिल्कुल सर, सेम वाला सेम को दे सकता है। ए दे सकता है क्या, ओ को हम चेक करते हैं, जरा बताना। हमें पता है ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन तो कोई भी नहीं होता, बट एंटीबॉडीज दोनों मिलती हैं, ए और बी। अगर ए देगा तो बच्चा ए एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी वहां पर पहले से मौजूद है ए। अगर बी वाला देगा तो बी एंटीजन आएगा, तो एंटीबॉडी बी वहां मौजूद है। ए भी देगा तो दोनों आएंगे और दोनों के लिए एंटीबॉडी मौजूद है। ओ को सिर्फ ओ दे सकता है, और आपने एक चीज इसमें नोटिस करी, ओ सबको दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें इससे बच्चा ये कंक्लूजन मिलता है कि भैया जो ओ है वो क्या है, आपका यूनिवर्सल डोनर है, ओ सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है ओ, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। और ए भी सबसे ले सकता है, क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो हमें पता लग गया ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ए भी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। कंसेप्ट आपके भेजे में सेट हो गया है। इसके बाद आती है बच्चा RH ग्रुपिंग। जरा ध्यान से पढ़ना RH ग्रुपिंग को। तो देखो आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है बच्चा, एक और जो है सरफेस एंटीजन आपको देखने को मिलता है, जिसको आप कहते हो RH एंटीजन।
RH एंटीजन भी आपको देखने को मिलता है आरबीसी के सरफेस पर। जैसे ए और बी देखने को मिल रहे थे, ऐसे सेम वे में एक और एंटीजन देखने को मिल सकता है, ठीक है, RH एंटीजन। अब ये इसका नाम RH क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा ही सेम एंटीजन जो है बच्चा आपके एक मंकी में मिलता है जिसका नाम है रीसस मंकी। तो वही सेम हमारी बॉडी में मिल रहा है, उसी के बेसिस पर वहां से उसी के रीसस का RH हमने निकाला और RH एंटीजन इसको कह दिया। क्या कह दिया? RH एंटीजन कह दिया। अब याद करो, एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने एक चीज देखी थी एबीओ ग्रुपिंग में कि भैया वहां पर जो जैसे ए और बी एंटीजन मिल रहे थे तो उसके लिए नेचुरली हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी मिल रही थी, बट RH के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है, अगर मेरे आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो मेरे प्लाज्मा में नेचुरली इनके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, कोई भी RH एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, इफ RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर तो हमारे प्लाज्मा में बच्चा यहाँ पर नेचुरली RH एंटीबॉडी नहीं मिलती। क्या आपको समझ में आ गया? अब जरा आगे देखो तो होता क्या है, जरा देखो। RH एंटीजन अगर प्रेजेंट है आपकी आरबीसी पर तो बच्चा ऐसे ब्लड को हम कहते हैं RH पॉजिटिव, और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं RH नेगेटिव। तो आपने कभी देखा है ब्लड ग्रुप में देखा हो तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। जब हम ये सारी टर्म्स यूज करते हैं इसका मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ना बच्चा, वो किसकी वजह से आया? वो RH की वजह से आया। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस पर तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव कहते हैं। 80% वर्ल्ड की ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें आपको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, और 20% पॉपुलेशन ऐसी है जहां आपको RH नेगेटिव देखने को मिलता है वर्ल्ड की, जब हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब जरा आगे देख तू, अब देख कंसेप्ट होता क्या है बच्चा। जिस तरीके से तू जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देख रहा था, तो डोनेशन के लिए तूने क्या करा था? एंटीजन एंटीबॉडी को चेक करा था, डोनर का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर RH को भी क्या करा जाता है बच्चा? मैच करा जाता है बिफोर ब्लड डोनेशन, ठीक है। अब जरा देख कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट ये कहता है भैया नेगेटिव वाला जो है वो ब्लड दे सकता है किसको? नेगेटिव को भी और आपके पॉजिटिव को भी, और पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है किसको? पॉजिटिव को, बट वो कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। रीजन इसका समझना, जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है, दैट मींस उसका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा? उसका ब्लड ग्रुप RH नाम के किसी एंटीजन को नहीं जानता। जब वो किसी नेगेटिव को दिया जाएगा तो कोई रिएक्शन तो वैसे भी नहीं होगी भाई, नेगेटिव नेगेटिव को दे रहा है, ठीक है। जब नेगेटिव पॉजिटिव को देगा तो एक बात समझना, लेने वाला ऐसा ब्लड ग्रुप है जो RH एंटीजन को जानता है, और जो ब्लड ग्रुप दे रहा है उसके पास RH एंटीजन नहीं है। तो भाई ना होना तो कोई समस्या नहीं है ना, होना समस्या होती है, ना होना कोई समस्या नहीं है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्यों? जरा समझना। पॉजिटिव RH पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप है जो RH एंटीजन को जानता है। अब देने वाला तो RH एंटीजन को जानता है, उसके पास है, जो ले रहा है वो RH एंटीजन को नहीं जानता। अब जब एक नेगेटिव वाला पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप लेगा तो उसके लिए RH जो है कैसा होगा? एक जो है क्या होगा? एक एंटीजन होगा, एंटीजन तो है, उसके लिए क्या होगा? वो एक फॉरेन पार्टिकल होगा, वो उसे लगेगा यार ये मेरी बॉडी के लिए खतरा है, वो क्या करेगा? RH एंटीबॉडी बनाएगा और वो उसके साथ रिएक्ट करेंगी और जो है गेब ऑन हो जाएगा आपका, यानी क्लंपिंग हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। अब दोनों कंसेप्ट को आप जोड़ दोगे, एवी वाला कंसेप्ट और आपका RH वाला कंसेप्ट, इससे आप निकाल सकते हो कौन सा किसको ब्लड दे सकता है, या ए पॉजिटिव बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। सारी चीजें आप देख सकते हो, मैं भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। याद रखना है नेगेटिव दोनों को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, बट पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को कभी नहीं दे सकता। रीजन मैंने बता दिया, आगे लिखा भी है। देख, डोनर अगर तेरा RH पॉजिटिव है और रेसिपिएंट तेरा RH नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब इसका ब्लड ग्रुप RH एंटीजन को जानता है, लेने वाले का ब्लड ग्रुप RH एंटीजन को नहीं जानता, ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसका रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, जरा ध्यान से देख। RBC नेगेटिव का मतलब है बच्चा RBC के पास RH फैक्टर नहीं है, ठीक है, वो नहीं जानती RH जैसे किसी को, ठीक है। वैसे यहाँ पर RBC लिखना थोड़ा RBC, हाँ सही है, RBC के पास क्या नहीं है बच्चा? RH फैक्टर नहीं है। अब RH फैक्टर जो है दूसरे के ब्लड से आ रहा है, यानी डोनर से RH फैक्टर आ रहा है, ठीक है, तो उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल क्या करा जाएगा? ट्रीट करा जाएगा। और जब हम इसे फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा?
हमारा इम्यून सिस्टम स्टार्ट कर देगा क्या बनाना, एंटीबॉडी बनाना, किसके अगेंस्ट में, इसी RH फैक्टर के अगेंस्ट में, ठीक है। और होगा क्या इसके बाद, RH एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और आपकी क्लंपिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। कंसेप्ट आपके भेजे में सेट हो गया। अब जरा देख, एक जो है, इसलिए हम कहते हैं टोटल ब्लड ग्रुप्स ऑलवेज आपके 8 होते हैं बच्चा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, राइट। अब जरा आगे देखो, अब हम देखते हैं डोनर है आपका ए नेगेटिव और रेसिपिएंट है आपका ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, क्या ये इसको ब्लड दे सकता है? अब जरा हम समझते हैं, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंसेप्ट को अलग अलग सॉल्व करोगे, ठीक है, और जब दोनों कंडीशन आपकी बिल्कुल ट्रू निकलेंगी तभी आप कह सकते हो ये इसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। जरा देख, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, हाँ सर हमें पता है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है बट पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो इस केस में ए नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को देना चाहता है, तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव को देखो, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। अब देखो ए वाला ए बी को देना चाहता है, तो देने वाले का क्या चेक करते हैं, एंटीजन, तो ए वाले का एंटीजन क्या होगा सर, ए होगा, ठीक है। अब जरा ए बी को देखो, ए बी मतलब एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नील, जीरो है। दैट मीन्स ये रिएक्शन भी हो जाएगी जब ये दोनों चीजें सक्सेसफुली हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया ए नेगेटिव ब्लड दे सकता है किसको, ए बी पॉजिटिव को, ए नेगेटिव ब्लड दे सकता है किसको, ए बी पॉजिटिव को। हाई लेवल का कंसेप्ट है, ना के बराबर चांसेस हैं आपसे पूछा जाए, पूछेंगे नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ये सवाल, बट आपको समझ में आ गया। दोनों कंसेप्ट को अलग अलग सॉल्व करो और जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू निकले, दोनों कंडीशन सक्सेसफुली दिखा रही हो ब्लड डोनेशन को, तब आप कह सकते हो ये डोनेशन सक्सेसफुल होगा। इससे हमें पता लगता है भैया जो ओ नेगेटिव है ना वो एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है और आपका बच्चा नेगेटिव पॉजिटिव को भी दे सकता है, ठीक है, और नेगेटिव को भी दे सकता है, और जो पॉजिटिव है वो सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को नहीं दे सकता। इसलिए हम कहते हैं ओ नेगेटिव आपका यूनिवर्सल डोनर है और जो ए बी पॉजिटिव है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये एक्चुअल बात है, जो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी इतनी हाई लेवल की बात नहीं करती है, वो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो आप ओ मार्क करोगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी, वो पॉजिटिव नेगेटिव में आपसे पढ़ेंगे ही नहीं झंझट में, ठीक है। फिर भी आप याद रखें ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव जो है बच्चा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए ए बी पॉजिटिव आया यहां पर। अब देखो एक होता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि RH की मिसमैचिंग, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये कंडीशन कब आपको देखने को मिलती है, कंडीशन तब देखने को मिलती है जब एक माँ जो है बच्चा प्रेग्नेंट होती है। देखो अब जब कोई अगर बच्चा, कोई भी अगर जो है, अगर फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली उसके बच्चा जो है आपके क्या है, वहां फीटस प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर। अब जरा देख, अगर मदर जो है तेरी RH नेगेटिव है और तेरा फीटस कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो देख पहली जो तेरी बेबी होगा बच्चा वो नॉर्मल होगा, सेफ होगा, ठीक है, बट जो तेरा सेकंड बेबी होगा वो तेरा शो करेगा बच्चा क्या, जॉन्डिस और अनीमिया। इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या तेरे को समझ में आया? अभी हम डिटेल में जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब बच्चा मिसमैचिंग होता कब है, ये तब होता है बच्चा जब एक मदर जो है बच्चा प्रेग्नेंट होती है और उसका ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव है और जो फीटस उसके में आया है वो पॉजिटिव है। तो पहला बेबी तो बच्चा कैसा होगा, सेफ होगा, पहले की डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाएगी, बट जो सेकंड बेबी होगा बच्चा वो शो करेगा क्या, उसको जॉन्डिस हो जाएगा, उसको अनीमिया हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। होती क्यों है जरा देखो, पहली प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है, जरा ध्यान से इसको देखना। एक चीज देखो, क्या बच्चा यूटेरस में बच्चा प्रेजेंट है, बिल्कुल, तो अंदर की जो कैविटी है क्या वो यूटेराइन कैविटी है, और यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट होगा बच्चा मदर का ब्लड होगा यहाँ, तो मदर का ब्लड कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब जरा देखो, क्या यहाँ पर अंदर फीटस प्रेजेंट है, बिल्कुल, फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव। तो होता क्या है, यहाँ पर जो देखते हैं यूटेरस में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चा प्लेसेंटा, क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट करने के लिए होती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कर रही है, प्लेसेंटा और बेबी को जो है क्या कर रही है बच्चा, फीटस को जो है जोड़ने का काम कर रही है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, कंटेन करती है फीटल ब्लड,
ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, कंटेन करती है बच्चा फीटल ब्लड। ठीक है, अब जरा देखो ये जो प्लेसेंटा है बच्चा, ये बैरियर की तरह एक्ट करता है किसके बीच में, आपके मदर के और फीटस के बीच में, आपके मदर के और फीटस के बीच में, जिससे कि कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो सके। ये तब की कंडीशन है जब आपका जो फीटस है बच्चा वो यूटेरस में अभी जो है क्या है, मौजूद है। ठीक है, जब डिलीवरी होती है तब कुछ एक कमाल की चीज होती है जो कि आपको पता लगेगी। आपको समझ में आ गया, यूटेरस में बच्चा प्रेजेंट है तो अंदर की जो कैविटी है वो यूटेराइन कैविटी के अंदर बच्चा प्रेजेंट होगा। यूटेराइन कैविटी में मदर का ब्लड है जो कि आरएच नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड आरएच पॉजिटिव है। अंदर बच्चा प्लेसेंटा देखने को मिलता है, ये प्लेसेंटा से जो है बेबी को कनेक्ट करने में मदद करती है अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चा खाना फाना बच्चे का सब चल रहा है। तो इसके अंदर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या मिल रहा है, बच्चे का ब्लड मिल रहा है, फीटल का ब्लड मिल रहा है। जो प्लेसेंटा है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जो कि मदर और फीटस के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। अब जरा देख होता क्या है, जब डिलीवरी होती है बच्चा, जब बच्चे को निकाला जाता है तो तुझे पता है अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड देखा कभी, बच्चे की जो बच्चे निकलती है एक, उसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, एक स्ट्रक्चर निकलता है तेरा। ठीक है, तो होता क्या बच्चा, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करा जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को करा जाता है कट। अब तुझे पता है अम्बिलिकल कॉर्ड के पास क्या है, फीटल ब्लड। तो ऐसे में चांसेस हैं कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड क्या हो जाए, मैच जो है क्या हो जाए, दोनों की मिक्सिंग हो जाए। और जो फीटस का ब्लड है वो पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है। नेगेटिव ब्लड मदर का है, मदर नहीं जानती आरएच नाम का कोई एंटीजन होता है, बट जैसे ही पॉजिटिव ब्लड उसके साथ मिक्स हुआ उसे आरएच एंटीजन मिला, तो मदर की जो बॉडी है वो क्या कर लेगी, वो डेवलप कर लेगी आरएच एंटीबॉडी को, वो डेवलप कर लेगी आरएच एंटीबॉडी को। तो अब आपके मन में आएगा सवाल, सर इसी समय हुआ था तो यही क्लंपिंग हो जानी चाहिए थी और मम्मी की तो डेथ हो जानी चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्लड जो था बच्चा वो ना के बराबर, यानी कि बहुत कम ब्लड की जो है मिक्सिंग होती है, बहुत कम ब्लड की मिक्सिंग होती है, तो कुछ ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। बट अब हमारी जो है इम्यून सिस्टम को पता है आरएच नाम का कुछ होता है और आरएच एंटीबॉडी अब उसकी तैयार बैठी है। ठीक है, अब जरा देखना, इसलिए हम कहते हैं पहला बेबी तो नॉर्मली निकल गया। अब देख जरा ध्यान से, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है। अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा है अगर वो पॉजिटिव हो गया तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देख, सेकंड प्रेगनेंसी होती है, इसमें क्या होता है, मदर तो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगी बच्चा, बट अब जो मदर नेगेटिव है इसके पास आरएच एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी क्या है बच्चा, प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो बच्चा दूसरा फीटस के में आया वो भी कैसा निकला, पॉजिटिव। अब होता क्या है, ये जो आरएच एंटीबॉडी होती है बच्चे बहुत ही छोटी होती है साइज में, और ये क्या होती है, इतनी छोटी होती है कि ये इजीली क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस करके पहुंच जाती है फीटस तक और अटैक कर देती है उसकी आरबीसीज पर, फीटस की आरबीसीज पर क्या कर देती है बच्चा, ये अटैक कर देती है। तो क्या तेरे को समझ में आया, जब पहली प्रेगनेंसी हुई, बच्चा डिलीवरी हुई, जब कटिंग करी गई उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो वो थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो गया मम्मी की ब्लड के साथ, तो मम्मी के ब्लड में बन गई आरएच एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी इतनी छोटी होती है, अगर अगला बच्चा पॉजिटिव हो गया तो ये उसके पास पहुंच जाएंगी, और अगर पहुंच जाएंगी तो बच्चा क्या होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, और जैसे ही ये रिएक्शन होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। फीटस सफर करेगा किससे बच्चा, जॉन्डिस से और आपका अनीमिया से, जॉन्डिस से और अनीमिया से, और ये कंडीशन इतनी खतरनाक होती है कि बच्चा मर भी सकता है। इसी को आप कहते हो बच्चा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए जो कि आ भी रहा होगा, सर कोई तो तरीका होगा इस समस्या को टैकल करने का तरीका है। जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है बच्चा माँ की, आप सिंपली क्या करो, माँ को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे दो, तो इससे क्या होगा, जो बनी है वो उनका क्या हो जाएगा बच्चा, वो वहीं पर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका इसका ट्रीटमेंट यही है कि भैया पहली डिलीवरी के बाद, ठीक है, इमीडिएटली आप क्या करो, मदर को जो है क्या दे दो, आप एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे दो। इससे क्या होगा, जो एंटी बॉडीज वहां पर बनी है बच्चा वो वहीं पर खत्म हो जाएंगी। अब जरा आगे देखो, लिम्फ वाला टॉपिक अब आपका आता है, लिम्फ जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, अब आपको थोड़ा सा पहले नेटवर्क समझना होगा, होता क्या है जरा सुनो। आपकी बच्चा आर्टरीज होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड करके बनाती है आर्टीरियोल, आर्टरीज डिवाइड करके बनाती है आर्टीरियोल, ये आर्टीरियोल आगे जाके बनाते हैं कैपिलरी। कैपिलरी वो एक्चुअल में प्लेस होती है जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज होता है, जब हम कहते हैं ना टिश्यूज और जो है आपके बच्चा ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एक्चुअली में वहां कैपिलरी गई है, कैपिलरी ही कांटेक्ट में होती है। तो कैपिलरी बहुत ही ज्यादा थिन होती है और आपकी कैसी होती है, पोरस होती है। अब जरा ध्यान से देख, यहां पर तेरा ब्लड आया आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरी। अब कैपिलरी थिन और पोरस है। एक बात बता, ब्लड के अंदर तो सारी चीजें प्रेजेंट है, प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल्स भी है, क्या ब्लड सेल्स इसको क्रॉस करेंगी, नहीं, ब्लड सेल्स का साइज बड़ा है। फिर
प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है, क्या प्रोटीन इसको क्रॉस करेंगे? नहीं, प्रोटीन क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है। तो जहाँ यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाए हैं बच्चा ऑरेंज कलर से, वहां पर मैंने एल्बुमिन प्रोटीन लिखा है, तो एल्बुमिन प्रोटीन क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए कैपिलरी में ही रह गया। अब हुआ क्या, यहाँ से देखो इस तरीके से ब्लड जो है छन छन के नीचे आएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चा, छन छन के जो है ब्लड नीचे आएगा, और ये इसमें जो है बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सेम जो प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वैसा ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पर फ्लूइड निकल के आया है, ये क्या करेगा, टिश्यू को सराउंड कर लेगा। ये टिश्यूज हैं, तो इसने क्या करा, देख रहे हो, टिश्यू को इस तरीके से सराउंड कर लिया। इसलिए इसको हम कहते हैं बच्चा टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये जो यहां से निकल के आया है, ठीक है, आपको पता है फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स वहीं रह गई, लार्ज प्रोटीन्स वहीं रह गए, क्योंकि वो इससे छन नहीं सकते, क्योंकि कैपिलरी बहुत ही ज्यादा थिन और पोरस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाकी मिनरल्स आए हैं, इसके अलावा यहाँ पर बच्चा आपकी गैसेज आ गई, न्यूट्रिएंट आ गए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है डिफ्यूजन होता है टिश्यूज और इसके बीच में, इस तरीके से एक्चुअल एक्सचेंज होता है। अब होगा क्या इसके बाद बच्चा, अभी मैं आगे पूरी प्रोसेस बताऊंगा। फिर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर ही जो है होता क्या है, यहाँ पर ये जो आपका एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ये क्या करता है बच्चा, ये सॉल्यूट है। ठीक है, अब जरा समझना। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होगी, कैसे होगी जरा सुनना। एल्ब्यूमिन वहां पर प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड में नहीं है। तो होता क्या है, हमेशा जो फ्लूइड होता है बच्चा या फिर वाटर होता है, वो हमेशा कहां से कहां मूव करता है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट कौन है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन कैपिलरी में ज्यादा प्रेजेंट है, तो जो यहाँ पर आया है, जब ये एक्सचेंज हो जाता है तो वापस से जो है वो H2O जो है उसके थ्रू चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, इसलिए हम कहते हैं एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। तो बच्चा ये इसके अंदर कैपिलरी में आएगा, कैपिलरी आगे मिलके बनाती है वेन्यूल, ये वेन्यूल बन जाती है बच्चा वेन। इस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क चलता है। अभी और डिटेल में देखो इस नेटवर्क को, यहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाई है बच्चा कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी में हुआ क्या, देख रहा है ये एरोज बता रहे हैं कि भैया छन छन के यहाँ पर क्या हुआ, फ्लूइड आ गया। और इसी फ्लूइड को हम कह रहे हैं बच्चा क्या, तेरा टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड में क्या है, सॉल्यूट्स बहुत ही ज्यादा कम है। और सॉल्यूट्स, हाई सॉल्यूट्स कहाँ है, कैपिलरी में मौजूद है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्ब्यूमिन मौजूद है। तो इस एल्ब्यूमिन की जब एल्ब्यूमिन वहां पर प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, तो होगा क्या, ये जो आपका बच्चा वाटर है कहां से कहां मूव करेगा, इस H2O की मूवमेंट होगी कहां से कहां, आपकी जो है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन, दैट मींस टिश्यू फ्लूइड से कहां पर, आपकी कैपिलरी में। इसके थ्रू क्या होगा बच्चा, यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करा जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो वाटर तो चला गया, होता क्या है, बाकी जो यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा है, इस फ्लूइड को कौन कैरी आउट करता है, इस फ्लूइड को कैरी करने के लिए यहाँ पर मौजूद होती है बच्चा लिम्फेटिक कैपिलरी। तो ये होता क्या है, ये जो फ्लूइड है बच्चा, ये लिम्फेटिक कैपिलरी में इस तरीके से लोड हो जाता है, और इसके अंदर जैसे ये फ्लूइड पहुंचता है, इसी को हम कहते हैं लिम्फ, इसी को कहते हैं लिम्फ। अब याद करो लिम्फ हमने जो है किसको कहा था, हमने ब्लड में से क्या क्या हटा दिया था लिम्फ के लिए। एक बार लेके चलूं तुम्हें उस स्लाइड पर, आओ चलो देखो। एक बार तुम्हें शुरुआत में लेके चलता हूं, जहां पर मैंने तुम्हें नोट डलवाया था कि लिम्फ हम किसको कहते हैं। एक मिनट देख, ब्लड में से क्या क्या माइनस करना था, आरबीसी प्लेटलेट और लार्ज प्रोटीन। आरबीसी प्लेटलेट और लार्ज प्रोटीन क्या हुआ बच्चा, वो तो वहीं रह गए। क्यों, क्योंकि वो तो क्रॉस ही नहीं कर पाए। वो क्या नहीं कर पाए, वो बच्चा क्रॉस ही नहीं कर पाए थे। तो यहां पर क्या हुआ, मिनरल्स आए, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ, मिनरल्स आए, गैसेज आई, न्यूट्रिएंट आए, वो सब यहाँ पर आए। क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, जो वाटर था वो ऑस्मोसिस की मदद से वापस चला गया। इसमें किसने मदद करी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ने मदद करी। ठीक है, और बाकी जो बचा कुचा फ्लूइड होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर कर जाता है, और उसके अंदर ये फ्लूइड पहुंच के क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। ये लिम्फेटिक कैपिलरी आगे क्या हो जाती है बच्चा, लिम्फेटिक वेसल बनती है। लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक डक्ट में जाके मिलती है, और लिम्फेटिक डक्ट फाइनली क्या करती है, जितना भी इसके पास है ये अपना लिम्फ, ये इसको वेन्स में डाल देगी, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपको एक चीज समझ में आई, ब्लड बच्चा आर्टरीज से चला और वेन्स तक पहुंच गया, वेन से वेना केवा, वेना केवा से हर्ट, हर्ट से देन आर्टरीज, वापस से पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है। आपको समझ में आ गया किस तरीके से साइकिल चल रहा है, बताओ किसी को कोई समस्या, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब जरा आगे देख, यही मैंने यहां पर लिखा है, देखो जो ब्लड है वो पास करता है किसके थ्रू, आर्टरी से। तो होता क्या है, सम पार्ट ऑफ ब्लड गेट्स आउट
बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। यहाँ इन्होंने क्लियरली, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने वहां पर आपको समझा दिया। आर्टरी आर्टीरियोल बनती है, आर्टीरियोल कैपिलरीज बनती हैं, तो इस कैपिलरी में से ही छनके जाता है कुछ पार्ट, टिश्यूज के अराउंड इकट्ठा हो जाता है, सेल्स के अराउंड। और जो है इसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इसी फ्लूइड को हम कहते हैं बच्चा टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है बच्चा, इसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होता है जैसा आपका प्लाज्मा का होता है। इसके अंदर क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है बच्चा इसके अंदर, समझ रहे हो, प्लेटलेट नहीं है इसके अंदर, क्या नहीं है, लार्ज प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। और जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चा, देख रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, न्यूट्रिएंट होता है, किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में, वो हमेशा इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही होता है, इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही होता है। बाद में क्या होता है, जो बचा कुचा होता है, जब एक्सचेंज हो गया आपका, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर लिए, उसके बाद क्या होता है, इसी फ्लूइड को जो है आपकी लिम्फ जो है बच्चा, लिम्फेटिक कैपिलरी ले लेती है अपने अंदर, और फिर वहां पर ये क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर एल्ब्यूमिन का फंक्शन भी लिख दिया, जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है बच्चा किसमें, कैपिलरी में, तो इससे क्या हो रहा है, वहां की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो गई, इसकी वजह से क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा किसका पार्ट है, प्लाज्मा का ज्यादातर पार्ट क्या है बच्चा, H2O ही तो है। तो H2O क्या करता जाता है, मूव कर जाता है कहां पर, वापस कैपिलरी में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इससे क्या होता है बच्चा, जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बना रहता है, समझ रहे हो, ऑस्मोटिक बैलेंस आपका बना रहता है। आगे देख, लिम्फ, लिम्फ के बारे में मैंने यहाँ पर तुझे बता दिया। लिम्फ क्या होता है बच्चा, ब्लड में से तू आरबीसी हटा दे, प्लेटलेट हटा दे और लार्ज प्रोटीन्स हटा दे, जो बचेगा वो कहलाएगा तेरा लिम्फ। कलरलेस होता है बच्चा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज आपकी एब्सेंट है। आरबीसी अगर प्रेजेंट होती है, आरबीसी के पास है बच्चा हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ये भी रेड कलर हो जाता अगर प्रेजेंट होता, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है इसलिए कलरलेस। इंपॉर्टेंट कैरियर होता है लिम्फ, किसके लिए बच्चा, न्यूट्रिएंट और हॉर्मोन्स के लिए, ठीक है। और जो लिम्फ होता है बच्चा, वो आपका कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी को कंटेन करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हमारे इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। किसके इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, हमारी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए। बताओ क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी। आगे देखो, एक टर्म आती है बच्चा लैक्टियल। अब यही समस्या है एनसीईआरटी की, अब इन्होंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया, तो उनको लैक्टियल भी हटा देना था। लैक्टियल नहीं हटाया तो वो चैप्टर बहुत गलत डिलीट करा है, वो चैप्टर वैसे डिलीट होना नहीं चाहिए था। अब देखो होता क्या है बच्चा, जो लिम्फेटिक कैपिलरी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उन्हीं को हम कहते हैं लैक्टियल्स। तो ये जो लैक्टियल्स होती है बच्चा, यही आपकी फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं, और ये आपकी प्रेजेंट होती है किसमें, इंटेस्टाइन के बिलाई में। किसमें प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन के बिलाई में, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं बच्चा लैक्टियल्स। अब जरा आगे देखो, हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो नाम से ही शब्द आ रहा है ओपन, यानी कि खुला हुआ। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है, देखो जरा इसमें क्या होता है, हार्ट ने क्या करा, पंप करा ब्लड को, फिर क्या करता है, ब्लड पास करता है किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और उसके बाद बच्चा ये ब्लड क्या होता है, सीधे डाल दिया जाता है किसके अंदर, कैविटीज के अंदर, ओपन स्पेसेस या फिर बॉडी कैविटीज में डाल दिया जाता है, और इन कैविटीज को कहते हैं बच्चा साइनस। तो होता क्या है, जो टिश्यू होते हैं वो इस ब्लड के अंदर नहा रहे होते हैं। जरा यहां पर देखो, ये आपको हार्ट दिख रहा है, तो देखो हार्ट से ब्लड चला किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और जैसे ही ब्लड वेसल्स का बच्चा ये देखो ओपन एंड आता है किसका, ब्लड वेसल्स का, यहाँ पर ओपन एंड प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ब्लड यहाँ पर निकला, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, आपके टिश्यूज प्रेजेंट है। तो होता क्या है, इन्हीं टिश्यूज को बेसिकली क्या करा, ब्लड ने इन टिश्यूज को नहला दिया, बात कर रहे हैं। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो कैविटी प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं बच्चा साइनस। बाद में क्या होता है, यही ब्लड वेसल्स इस तरीके से इस ब्लड को पकड़ती हैं और हार्ट के पास ले जाती हैं, और इस तरीके से जो है ये साइकिल चलती रहती है। इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जब ब्लड जो है बच्चा ओपन कैविटीज में डाल दिया जाए, जिसको आप साइनस कहते हो। अगर ब्लड जो है, अगर ऑलवेज आपकी ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता रहेगा, तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चा, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा में आपको देखने को मिलता है, और मोलस्क, मोलस्क में किसमें देखने को मिलता है, नॉन सेफेलोपोड्स में आपको देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जरा देख, इसमें होता क्या है बच्चा, टिश्यूज जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के। जो फ्लूइड आपका सर्कुलेट कर रहा है, आप देख रहे हो, टिश्यूज बेसिकली उसके अंदर नहा रहे हैं। अब देख आगे, ये कैसा होता है बच्चा, लेस एडवांटेज होता है। क्यों, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अच्छे से, इसलिए हम कहते हैं ये होता है हमारा लेस एडवांटेजियस। अब देख दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देख जरा ध्यान से, अब हार्ट दिख रहा है तुझे, यहाँ हार्ट से देख ब्लड वेसल में ब्लड गया, एक ब्लड वेसल से आगे क्या होती है, ये बनाती है ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से यहाँ पर जो है फ्लूइड छनता है, जो बनता है बच्चा टिश्यूज,
फ्लूइड जो टिश्यूज के पास जाता है और इनसे क्या करता है, एक्सचेंज करता है। बाद में क्या होता है, फिर बच्चा ये ब्लड फिर से जो है आपका, आपने अभी अभी पढ़ा था किस तरीके से वापस ये वेन्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, और फिर वेन्स लेके कहाँ पहुंच जाती है, हट के पास ब्लड लेके वापस पहुंच जाती है। तो देख रहे हो ब्लड जो है एक क्लोज्ड नेटवर्क में क्या कर रहा है, जो ब्लड वेसल्स का एक क्लोज नेटवर्क है उसी के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट ने देखो पंप करा ब्लड, वो पास करा किसके थ्रू, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू। किस किस में देखने को मिलता है बच्चा, कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, एनिलेट्स में देखने को मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो टिश्यूज जो है इसमें डायरेक्ट जो है बच्चा क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं किसके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, ठीक है। मोर एडवांटेजियस होता है ये, कैसा होता है बच्चा, मोर एडवांटेजियस। क्यों होता है मोर एडवांटेजियस, क्योंकि जो फ्लो ऑफ ब्लड है बच्चा उसको अच्छे से क्या करा जा सकता है, रेगुलेट करा जा सकता है। मोर प्रिसाइजली हम क्या कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं मोर एडवांटेजियस ये होता है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो आप जो जितने भी वर्टिब्रेट्स देखते हो, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है, फिशेज आती हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, मैमल्स आते हैं, ठीक है। इन सबके पास आपको जो है मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, मसल से बना हुआ बच्चा आपको एक चैम्बर वाला हार्ट देखने को मिलता है, किसमें, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में, यानी कि फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। अब जरा देखो सबसे पहले आता है बच्चा टू चैम्बर्ड हार्ट, सबसे पहले आया आपका टू चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि जिसमें दो चैम्बर्ड है, दो चैम्बर प्रेजेंट है। ऐसा हार्ट आपको देखने को मिलता है बच्चा फिशेज में। जरा देखना होता क्या है, जरा देखो, ऐसे हार्ट को हम कहते हैं बच्चा वीनस हार्ट। तो यहाँ पर दो चैम्बर आपके प्रेजेंट है, एक है एट्रियम एक है वेंट्रिकल। होता क्या है बच्चा, ये जो एट्रियम होता है ये करता है आप, ये जो वेंट्रिकल है बच्चा ये क्या कर रहा है, ये पंप कर रहा है ब्लड को, जो और यहाँ पर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड को पहुंचाता है गिल्स के पास, क्योंकि आप जानते हो फिशेज में गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन करते हैं। जैसे ये ब्लड जो है गिल्स के पास पहुंचता है, गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करके इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं। देन गिल्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देते हैं बॉडी पार्ट्स के पास। अब बॉडी पार्ट्स इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर क्या मिला देंगे बच्चा, अब जो ब्लड इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वापस से एंटर करता है एट्रिया में, और देन जो है फिर वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल देन इसको गिल्स के पास पहुंचा दोगी। तो इस तरीके से दिख रहा है आपकी एक पूरी साइकिल चलती है। अब जरा इस साइकिल में देखो ब्लड कितनी बार हार्ट में एंटर करा है एक साइकिल में, आप देखोगे पूरी एक साइकिल में ब्लड एक ही बार एंटर करा है हार्ट में। इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, इसलिए इस तरह के सर्कुलेशन को कहा जाता है बच्चा आपका सिंगल सर्कुलेशन। साइकिल समझ में आ गई भैया। फिशेज में देखने को मिलता है दो चैम्बर वाला हार्ट, एट्रिया और वेंट्रिकल, दो ये चैम्बर मिलते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं इसको, ठीक है। होता क्या है, वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास, गिल्स उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेशन हो जाता है। देन गिल्स इस ब्लड को जो है आपके बॉडी पार्ट्स के पास भेज देते हैं, बॉडी जो है बच्चा क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, इसको एट्रिया के पास वापस भेज दिया जाता है, एट्रिया देन वेंट्रिकल को, देन दूसरी साइकिल आपकी शुरू। तो इस पूरी साइकिल में एक ही बार ब्लड ने एंट्री करी हार्ट में, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब जरा देख, फिर आता है बच्चा तेरा थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर यानी कि तीन चैम्बर मिलेंगे इस हार्ट में। एम्फीबियंस में देखने को मिलता है और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में ही आते हैं क्रोकोडाइल, बट क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि क्रोकोडाइल्स में आपको देखने को मिलता है फोर चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल जो है बच्चा रेप्टाइल्स में आते हैं, बट जो है ये क्रोकोडाइल जो है बच्चा फोर चैम्बर्ड हार्ट शो करते हैं, ठीक है, आप ये याद रखोगे। थ्री चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में मिलते हैं, रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है। देखो थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, दो एट्रिया होते हैं, एक होता है राइट एट्रिया, एक होता है लेफ्ट एट्रिया, एक होता है वेंट्रिकल। अब जरा समझना यहां पर होता क्या है, होता कुछ ऐसा है, जरा ध्यान से आप सुनिएगा। लंग्स, गिल्स और स्किन, इनके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बच्चा, जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, और किस में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रिया में। सेम टाइम पे बॉडी पार्ट से जो है क्या होता है बच्चा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट एट्रिया में एंटर करता है। अब होता क्या है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में जो है बच्चा दोनों अलग अलग ब्लड आए हैं। लेफ्ट एट्रिया को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है, किससे, लंग से, स्किन से या गिल से ऑक्सीजनेशन हुआ, ठीक है। आपको पता है एम्फीबिया रेप्टाइल्स में इनमें जो है क्या होता है, इन्हीं में जो है आपका ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। बाकी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है राइट एट्रिया को, लेफ्ट एट्रिया को मिला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रिया को मिला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक वेंट्रिकल होने की वजह से ये दोनों के दोनों ब्लड की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल गए
और दोनों मिल गए तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई। अब ये वेंट्रिकल्स जो है बेटा बॉडी पार्ट्स को ये मिक्स्ड ब्लड ही क्या करता है, सप्लाई करता है। मिक्स्ड ब्लड ही क्या करता है, सप्लाई करता है। अब इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पहले डबल सर्कुलेशन समझ लो, फिर इनकम्प्लीट अपने आप समझ में आ जाएगा ये इनकम्प्लीट क्यों है, ये बच्चा इनकम्प्लीट क्यों है। ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जरा देखो, फोर चैम्बर्ड हार्ट समझो। फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स में, मैमल्स में और आपको क्रोकोडाइल में। ठीक है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन था तो मैंने यहां पर आपका लिख दिया, एक्सेप्शन था थ्री चैम्बर्ड हार्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल्स में आते हैं ना क्रोकोडाइल। अब जरा देख ध्यान से, होता क्या है बच्चा, अब ये जिसने मुझसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा है उसको ये पूरी साइकिल आती है। ठीक है, जरा देख ध्यान से, होता क्या है बच्चा, यहाँ पर चार चैम्बर आपके हार्ट के प्रेजेंट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जरा ध्यान से तू समझियो, होता क्या है बच्चा, जो तेरे ऑर्गन्स हैं, देख ऑर्गन्स ने क्या करा, ब्लड का इस्तेमाल करा, ऑक्सीजन ले ली। अब ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है, वेना केवा के थ्रू एंटर कर गया किसमें, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से चलते हुए बच्चा ये जो ब्लड है तेरा जो है राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पहुंचता है लंग्स में। ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जरा ध्यान से देख, लंग्स में क्या होता है, यहां पर होता है इसका ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब होता क्या है फिर लंग्स में जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ये ब्लड, इसको पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां डाल देती है, लेफ्ट एट्रिया में डाल देती है। कौन, पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, एंटर करा फिर किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन अयोटा की मदद से जो है, अयोटा से निकलता है, अयोटा आगे आर्टरीज बनाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बच्चा कहां तक पहुंच जाता है, ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है, ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं। देन फिर ये ब्लड जो है बच्चा ऑर्गन से कैसा हो गया, इस्तेमाल करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड, फिर वेना केवा लेके जो है इसको राइट एट्रिया में डाल देती है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा हमने, डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा क्योंकि एक ही साइकिल में दो बार ब्लड आपका एंटर करा है, एक ही साइकिल में दो बार ब्लड एंटर करा है। जो ब्लड आपका बच्चा राइट वेंट्रिकल से निकला, राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में गया, देन पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आया। ये जो अपनी इसने एक साइकिल करी है, देख रहे हो, इस पूरी साइकिल को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसने लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला अयोटा, देन ऑर्गन्स के पास गया, देन वेना केवा के थ्रू राइट एट्रिया में आया। इस साइकिल को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देख रहे हो यहाँ पर दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन यूं कह रहे हैं, एक ही बार ब्लड हार्ट में दो बार एंटर करा है, एक ही साइकिल में ब्लड ने दो बार एंट्री ली है हार्ट के अंदर। समझ में आया, एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रिया, देन राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स के पास गया, देन वापस से एंटर करा लंग्स से कहां पर, लेफ्ट एट्रिया में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के गया, तब ऑर्गन्स तक पहुंचा। ऑर्गन से साइकिल शुरू हुई, ऑर्गन पे खत्म हुई, इसमें हार्ट के अंदर दो बार ब्लड ने एंट्री ली, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वहां पर जरा ध्यान से देख, थ्री चैम्बर्ड हार्ट पे मैं वापस आता हूं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट पे मैं वापस आता हूं। देख यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर भी ब्लड दो बार घूम रहा है, बट आप देख रहे हो यहां पर जो है ये क्या है, एक इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। देख रहे हो, ब्लड लंग्स से भी आ रहा है और ब्लड जो है बॉडी पार्ट से भी आ रहा है, आ तो दो जगह से रहा है, बट ये क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर पूरी साइकिल बनती तो हम कहते हैं इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देख, एक तुझे पल्मोनरी सर्कुलेशन देखने को मिलता है, कहां से शुरू हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, देख जरा ध्यान से, ये शुरू हुआ बच्चा तेरा राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया बच्चा, लंग्स में, देन पल्मोनरी वेन लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लेफ्ट एट्रिया में डाल दिया। दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन बच्चा, इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड शुरू हुआ, कैसा, ऑक्सीजनेटेड, अयोटा में गया, अयोटा से आर्टरीज आती हैं, आर्टरीज से टिश्यूज, देन बच्चा आपका वेना केवा और वेना केवा से राइट एट्रिया। तो क्या आपको समझ में आ गया सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख एक चीज और, एक तुझे देखने को मिलता है, तूने एक चीज नोटिस करी हो, राइट एट्रिया में ब्लड आया, उसके बाद कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट एट्रिया में ब्लड आया था वेना केवा से, कैसा आया था, डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड गया कैसा गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है, इसको मिला के हम कहते हैं पल्मोनरी हार्ट, इसको मिला के हम कह रहे हैं पल्मोनरी हार्ट। क्यों, क्योंकि बच्चा ये पंप कर रहा है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चा लंग से रिलेटेड है। आप देख रहे हो, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल आया, देन लंग्स के पास ये ब्लड गया, फिर लंग्स जो है भेज देते हैं लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है,
इसको ऑर्गन्स के पास भेज दे रहा है, इसलिए इसको सिस्टमिक हार्ट कहते हैं। और कमाल की बात ये जो सिस्टमिक हार्ट है ना बच्चा, लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि पल्मोनरी हार्ट में है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो चलो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं। अब अगले लेक्चर में बच्चा ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को हम शुरू करेंगे। एक तेजी से आपको जो है क्या कराया गया, रिवाइज कराया गया। इससे आपको सारे कंसेप्ट ब्रशअप आपके हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना बच्चा ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।